हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं हूं अनुपमा और आपके साथ जुड़ रही हूं फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। दोस्तों, ये करंट अफेयर आपके रेलवे के एग्जाम को टारगेट करके तैयार किया गया है। बिल्कुल नए पैटर्न पर बेस्ड है। इसमें 191 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया जा रहा है। इसमें मैं आपको हर क्वेश्चन को समझाऊंगी, जो भी समझने वाला टर्म है वो समझाऊंगी, प्लस आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चन कोरिलेशन मेथड से याद करवा दूंगी इसी सेशन के एंड तक। बहुत लंबा सेशन नहीं होने ना, 1.5 घंटे के आसपास का होगा और 100 क्वेश्चन आपका 190 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 50-60 क्वेश्चन तो मैं आपको याद करवा दूंगी इसी 1.5 घंटे के अंतराल में। और इसमें आपको रेलवे के एग्जाम के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ एक टेबल है जो आपको और समझने में मदद करेगा कि कैसे इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। देखिए, आर्ट एंड कल्चर से 10 क्वेश्चन है, अवार्ड से 14 क्वेश्चन है, बुक्स एंड ऑथर, इकोनॉमिक्स, कौन क्या, विविध से भी, इकोनॉमिक्स से भी है, साथ में आपका पॉलिटी से भी, मतलब राज व्यवस्था से, योजना से, हर सेक्शन से कुल मिला के 191 क्वेश्चन है। आप ये इस क्लास को देखिए, समझिए, साथ में याद कीजिए जो मैं आपको याद करवा रही हूँ। प्लस रिवीजन के लिए आपको हमारे ऐप पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। तो हमारे टॉप ट्रेंडिंग जीके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, करंट अफेयर वाले सेक्शन में जाइए तो वहां पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो हुई आपकी करंट अफेयर की तैयारी, लेकिन बाकी अभी पूरे रेलवे एग्जाम की तैयारी। दोस्तों, रेलवे एग्जाम से मुझे याद आया कि हर एग्जाम की तैयारी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है पीवाईक्यू या फिर टेस्ट। तो टेस्ट से मुझे एक चीज याद आया कि टेक्स्ट बुक पर चल रहा है एक ऑफर। वो ऑफर है आपका ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो का। आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हैं। उसमें टीटीजी के कूपन कोड इस्तेमाल करके एक स्पेशल डिस्काउंट के साथ आप इसको परचेज कर सकते हैं। पूरे 1 साल के लिए ये फ्री होगा। ऑल इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसका सेक्शन वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं, पीवाईक्यू देख सकते हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी देख सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम में और उसकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए बहुत जरूरी है। तो टीटीजी के कूपन को इस्तेमाल करके ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना ना भूलें। अभी ऑफर चल रहा है तो आप इसको जरूर परचेज कीजिएगा। इसमें हर तरह के एग्जाम की तैयारी, आपको ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं सबकी तैयारी का आपको टेस्ट मिल जाएगा। सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज, फुल लेंथ टेस्ट प्लस पीवाईक्यू भी मिल जाएगा। करंट अफेयर की हो गई तैयारी, यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग का भी आपको टेस्ट से पता चल जाएगा। करंट अफेयर की भी हो गई, जीके जीएस की भी हो गई। अब यहाँ पे देखिए, मैथ्स रीजनिंग का भी आपका टेस्ट से तैयारी हो जाएगा। अब बहुत सारे आपको रेलवे और एसएससी के एग्जाम का ई बुक यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको परचेज कर सकते हैं। तो ये पास प्रो भी लेने के लिए ई बुक का, सॉरी, इस बुक का आपको इधर उधर भटकना नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको इंपॉर्टेंट ई बुक्स का लिंक दिया हुआ है, साथ में टेक्स्ट बुक का भी पास प्रो वाला लिंक दिया हुआ है। तो जाके रेलवे एसएससी किसी भी एग्जाम का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, ई बुक लेना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहां पे लिंक दिया हुआ है। इसमें आपको करंट अफेयर वगैरह का हमारे ऐप का भी मिल जाएगा लिंक। और देखिए, इसमें एसएससी वगैरह है, एनसीईआरटी बेस्ट जो साइंस के सवाल पूछे जाते हैं वो सारे का आपको ई बुक मिल जाएगा। टीटीजी के इस्तेमाल करेंगे तो एक 10% का स्पेशल आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसके साथ हम क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आर्ट एंड कल्चर से। इंपॉर्टेंट सेक्शन है करंट अफेयर के अंदर। इसमें मैं आपको याद करवाते चलूंगी, बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में आयोजित झूमुर बिनंदिनी 2025 नृत्य का उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन पूछा है। उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। एक बार पढ़ेंगे तो ये कभी भूलेंगे नहीं कि उद्घाटन किसने किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झूमुर बिनंदिनी 2025 नृत्य का उद्घाटन किया है। अच्छा, किस उपलक्ष्य में ये उद्घाटन हुआ या नृत्य हुआ? तो असम में चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ मनाते हुए इसका ये नृत्य किया गया और ये एक रिकॉर्ड बन गया है। 8,000 से ज्यादा कलाकार जो है इस प्रदर्शन में हिस्सा लिए। एक रिकॉर्ड बन गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे बड़ा झूमुर नृत्य प्रदर्शन कहाँ किया गया? असम में। किस उपलक्ष्य में? चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ मनाते हुए, ठीक है। 8,000 कलाकार इसमें हिस्सा लिए, विश्व रिकॉर्ड बन गया है, सबसे बड़ा झूमुर नृत्य बन गया है। अब याद कैसे रखेंगे कि ये असम में हुआ है? देखिए, जिस आदमी को चाय का नशा होता है, चाय पिएंगे तो भाई गैस्ट्रिक की बीमारी होती है, डॉक्टर के पास एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। या फिर ऐसे भी देखिए, जिसको चाय का नशा होता है, चाय अगर उसको नहीं मिलेगा तो उसके सिर में दर्द होता है, कभी चक्कर आता है। तो क्या होगा? सिर में दर्द होगा, चक्कर आएगा तो सिर घूमने लगेगा ना, यानी कि झूमने लगेगा वो।
है ना? और गैस्ट्रिक की बीमारी भी होती है, तो गैस होता है तो सिर घूमने लगता है। तो झूमने से आपको घूमने याद आएगा। असम यानी कि चाय के लिए फेमस है और चाय उद्योग से संबंधित ये किया गया है। चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ पे ही तो किया गया है ना? आप इसके साथ रिलेट भी कर पाएँगे। तो जो चाय नहीं पीता, मतलब जो चाय नहीं पी पाया, चाय पीने वाला इंसान को अगर चाय नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उसका सिर घूमने लगेगा ना, यानी कि झूमने लगेगा वो, ठीक है? झूमने लगेगा। याद हो गया? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में 91वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? अब देखिए, 91वां खजुराहो नृत्य जो है, खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 में ये कहाँ पे? खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग जो है इसके द्वारा आयोजित किया गया। आपको भी पता है कि हमारे संस्कृति की रक्षा करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना किसका काम होता है? ये संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग जो होता है इसी का काम होता है, संस्कृति और पर्यटन विभाग का। तो मध्य प्रदेश का ये विभाग जो है इसका आयोजन किया है। 1975 में ये शुरू हुआ था, खजुराहो नृत्य महोत्सव। आपको अब ऐसे याद रखना है, मतलब कोरिलेट करके। राहु, और यहाँ पे दिख रहा है, हमेशा मैं एमपी, मध्य प्रदेश को एमपी एमएलए से रिलेट करती हूँ। तो एमपी एमएलए साहब जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, आप उनकी राह देखते रह जाएंगे, वो आएंगे नहीं। इलेक्शन के टाइम में वो गरीब के घर में भी बैठ के चाय पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ सारे वादे भूल जाते हैं ना। आप सोचेंगे कि भाई वादा किए थे मंत्री जी, एमपी एमएलए साहब, तो वो आएंगे पूरा करने के लिए, लेकिन आप राह देखते रह जाएंगे। इलेक्शन खत्म होने के बाद वो आएंगे नहीं, तो आप सिर खजुराते रह जाएंगे, यानी कि खुजाते रह जाएंगे, राह देखते रह जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद वो एमपी साहब आने वाले नहीं है। बात खत्म, ठीक है। चलिए, आप पीडीएफ से एक बार रिवाइज करके देखिएगा, जो मैं याद करवा रही हूँ बिल्कुल आपको याद हो रहा है ना? आप पीडीएफ से एक बार रिवाइज करके देखिएगा। हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया? आदि महोत्सव की बात हो रही है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। अब देखिए, यहाँ पे आदि महोत्सव हो रही है ना। अब एक शहर का नाम आप बहुत टाइम से जानते हैं, आदि काल से जानते हैं। आदि काल से मतलब बहुत टाइम से, ऐसे समझ लीजिए। आप हिस्ट्री में पढ़े हैं ना, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत, भाई इतिहास में आपने पढ़ा है दिल्ली के बारे में, तो समझ गए ना आप, याद हो गया आपको। तो आदिकाल से आप किस शहर का नाम जानते हैं? दिल्ली। तो दिल्ली में ही ये महोत्सव हुआ है, ठीक है। उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति मुर्मू जी ने, द्रौपदी मुर्मू ने। इस महोत्सव का, ये महोत्सव जो है जनजाति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का मेजबानी कौन शहर कर रहा है? 2025 पक्षी महोत्सव, प से पक्षी, प से प्रयागराज। प्रयागराज में आपको पता है कि 144 साल के बाद लगने वाला विशेष महाकुंभ लगा था, प्रयागराज में ही लगा था, तो प्रयागराज चर्चे में है। तो प से पक्षी, प से प्रयागराज। और ये जो महोत्सव है आपका उत्तर प्रदेश में ही 2018 में शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना है दुधवा नेशनल पार्क से। और दुधवा से आपको याद रखना है कि दुधवा, दूध के प्रोडक्शन में अभी टॉप पे कौन है? यूपी है। 2024 में 38 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ ये आपका टॉप में है, ठीक है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया था पहली बार अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव। कहाँ पे हुआ है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न आपके सामने। हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया है? यहाँ पे बात हो रही है सूरजकुंड की। आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा। अब देखिए, बिना सूरज का आप हरियाली इमेजिन कर सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है भाई। सूरज ना रहे तो हरियाली, मतलब पेड़ पौधे कहाँ से? सोच ही नहीं सकते हैं आप। बात खत्म हो गई, है ना? बाकी डिटेल आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ते रहिएगा, बहुत ज्यादा है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे बताते रहा हूँ। हाल ही में 24वां मेड लैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी कहाँ पे शुरू की गई है? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, संयुक्त अरब अमीरात में मेड लैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है। 800 से अधिक प्रदर्शकों, मतलब 40 देश के 800 से अधिक प्रदर्शक जो हैं इसमें, इस प्रदर्शनी में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है। हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है दिल्ली में, नई दिल्ली में, आकाशवाणी के पंडित रविशंकर स्टूडियो, नई दिल्ली में शुरुआत की गया। हर कंठ में भारत। अब देखिए, यहाँ पे कंठ, कंठ की बात हो रही है ना, यानी कि कंठ से ही तो आवाज निकलती है। और आकाशवाणी पे जो आप आवाज सुनते हैं, चाहे वो गाना हो या न्यूज हो, कहाँ से आता है? भाई कंठ से ही तो निकल रहा होता है। तो दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के ये कंठ से जो आवाज निकल रहा होता है, आप किसी गांव में भी बैठ के सुनते हैं, तो आप कंठ के साथ आकाशवाणी को जोड़ लेंगे कि नहीं, है ना? और आवाज जिसका खूबसूरत होता है, जैसे लता मंगेशकर जी, उनके कंठ और उनकी आवाज की वजह से ही तो हम उनको, मतलब दिल में आज भी हमारे बैठी हुई हैं, नहीं रहते हुए भी हमारे दिल में बसी हुई हैं। क्यों? अपनी आवाज की वजह से, यानी कि कंठ की वजह से। बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में माघी गणेश उत्सव शुरू किया गया, जहां कोर्ट ने पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप गणेश उत्सव मनाएं, लेकिन आपको पीओपी की मूर्ति नहीं बनाना है ना, इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये पॉल्यूशन बढ़ाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गणेश उत्सव की बात हो रही है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अब इसमें कुछ याद करना ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि 1893 में जो तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, ये महाराष्ट्र से थे ना, तो इन्होंने गणपति उत्सव शुरू किया था। गणपति गणपति उत्सव शुरू किया था इन्होंने। तो अब यहां से याद आ जाएगा। और 1895 में 2 साल बाद इन्होंने क्या किया था, शिवाजी महोत्सव शुरू किया था। ठीक है, तो गणेश उत्सव याद आ जाएगा कि गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, तिलक। कहाँ, महाराष्ट्र में किया था इन्होंने। बस ये लोगों को एक साथ एक जगह पे इकट्ठा करने का एक तरीका था, और इसी वजह से इन्होंने ये दोनों उत्सव शुरू किया था, छत्रपति शिवाजी महोत्सव और गणपति उत्सव, ताकि लोग एक साथ जुड़ सके, कोई भी प्लान हो तो उनके साथ शेयर किया जा सके। ठीक है, आजादी की लड़ाई के दौरान की ये बात है। तो जब ये फैक्ट याद होगा तो आप बता देंगे आसानी से। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि जब गणपति पूजा होता है तो हर बॉलीवुड के यहाँ से, मतलब हर बॉलीवुड, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, सब गणपति की मूर्ति रखते हैं और धूमधाम से वहां पे पूजा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में 10वें भारत के साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। अब 191 क्वेश्चन है, याद करना इतना इजी तो है नहीं, है ना, रटना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कोरिलेशन मेथड से आपको याद करने में ना सुविधा होता है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके सामने ही होगा, ऐसे ही तो होगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन भी होगा, आपको क्वेश्चन में भी आपको साइंस फिक्शन दिख जाएगा कि भारत का साइंस फिक्शन महोत्सव कहाँ पे हुआ, मतलब उद्घाटन कहाँ पे किया गया, और ऑप्शन में पणजी तो दिख ही जाएगा। तो बस आपके सामने क्वेश्चन भी होता है, ऑप्शन भी होता है, बस बस आपको ये रिलेशन ढूंढना होता है। और रिलेशन कहीं दूर दूर से तो मैं लाती नहीं, जो आपके मेरे अनुभव का चीज है, देखे हैं हम, जिए हैं जिस चीज को, उसी चीज से मैं रिलेट करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए साइंस फिक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पणजी की, यानी कि पांडे जी की। पणजी मतलब पांडे जी, ठीक है, हमारे हिसाब से पांडे जी। अब यहाँ पे बात हो रही है पांडे जी की। पांडे जी कहते हैं, पंडित जी अपनी कथा के हिसाब से कहते हैं कि जो पृथ्वी है, इसको तो शेषनाग धारण किए हुए हैं। पृथ्वी हिलती है तो शेषनाग जो है थोड़ा करवट बदलते हैं, इस वजह से धरती हिलती है, यानी कि भूकंप आता है। तो एक तरफ ये बात कही जाती है और एक तरफ साइंस जो है दूसरा ही बात कहता है। आपने शॉर्ट्स वगैरह में या फिर यूट्यूब में देखा भी होगा कि एक बच्चा कहता है कि भाई वो घर में सुना होता है कि पंडित जी जो बताए होते हैं कि पृथ्वी को शेषनाग धारण किए हुए हैं, और स्कूल में कुछ और ही बताया जा रहा है, तो कहता है मास्टर पागल हो गया है। याद है कि नहीं वो बच्चा वाला। तो आप साइंस और पंडित जी को ऐसे रिलेट कर लेंगे कि भाई दोनों के विचार जो है ना एकदम उल्टे हैं। ठीक है, इसका थीम क्या था इस महोत्सव का, हरित क्रांति रखी गई थी, सतत विकास को बढ़ावा देने पर ये फोकस किया गया था इसमें। ठीक है, चलिए, उद्देश्य क्या है, युवाओं को विज्ञान, नवाचार और जिज्ञासा की ओर प्रेरित करना, यानी कि विज्ञान में बच्चों का रुचि बढ़ाना, उसकी तरफ प्रेरित करना, आकर्षित करना, इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है। नायब सिंह सैनी, ये हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। देखिए, अब यहाँ पे बात हो रही है सरस्वती जी, सरस्वती माता है, और यहाँ पे हरि यानी कि विष्णु भगवान। तो ये देवी हो गई, ये भगवान हो गए, ये देवी हो गई, ये देवता हो गए, तो हरि हरि हो गया। याद हो गया आपको, हरि यानी कि विष्णु, यहाँ पे सरस्वती की बात हो रही है। अब क्या ही बताना है आपको, अब बाकी का डिटेल आप पढ़ लीजिएगा तो फटाफट से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हमें 1.5 घंटे के आसपास में हम चाह रहे हैं कि इसको कवर कर ले। तो एक बार पीडीएफ पढ़िएगा, इसमें कुछ समझना है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रही हूँ, जो टर्म समझने लायक होगा, समझाने लायक, मैं आपको समझा दूंगी। अगला जो क्वेश्चन है पुरस्कार और सम्मान से है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सैग अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है। टिमोथी चॉलमेट को बेस्ट एक्टर का मिला है, और डेमी मूर को बेस्ट एक्ट्रेस का। अब चॉलमेट जो है, इन्होंने अ कंप्लीट अननोन में, ये फिल्म है, इसमें बॉब डिलन का रोल प्ले किया था, और जो बेस्ट एक्ट्रेस मूर है, इन्होंने द सब्सटेंस में एलिजाबेथ का भूमिका निभाया था। बाकी के जो इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिएगा, बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस के साथ बेस्ट डायरेक्टर आपको देख लेना है, और बेस्ट एल्बम वगैरह देख लेना है। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ आप रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि एक बार में ये याद होने वाला है नहीं। सैग करने का मतलब है कि स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड है ये, है ना, बेहतर अभिनय के लिए दिया जाता है अमेरिका में। ये अमेरिका का ये अवार्ड है, अमेरिका में उत्कृष्ट अभिनय के लिए ये दिया जाता है। चलिए, अच्छा, इसको एक ऑस्कर के पूर्व का संकेतक भी माना जाता है, कि जो भी फिल्म अगर इस अवार्ड को जीता है तो माना जाता है कि वो जो है ऑस्कर में भी जीत सकता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया।
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा प्राणी मित्र और यहाँ पे जीव दया की बात हो रही है। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार 2025 विज्ञान भवन नई दिल्ली में, इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं आप? देखिए, जो प्राणी पशु पक्षियों से मित्रवत व्यवहार रखता है, मतलब उसके दिल में थोड़ा दिल नर्म हो, अच्छे दिल का इंसान हो, वही तो पशु पक्षियों के साथ या फिर किसी भी जीव जंतु के साथ दया का भाव रखेगा, है ना? तो जो प्राणी मित्र जैसा होता है, मित्र जैसा भाव रखता है, विचार रखता है, वही जीवों पे दया करता है। अदरवाइज तो कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, पता ही है आपको। तो जो भी प्राणी का दिल अच्छा होता है, अच्छे दिल का इंसान ही जीवों पे दया करता है। बस बस याद हो गया आपको? ठीक है, चलिए। इसका उद्देश्य है पशु कल्याण, संरक्षण और दयालु व्यवहार को बढ़ावा देना, मतलब पशुओं के प्रति जो क्रूरता है वो भाव छोड़ देना, उसका त्याग करना। कई बार आप रोड पे देखते हैं कि किसी जानवर को आदमी थोड़ा सावधानी ना बरतते हुए किसी भी जानवर को कुचल देता है ना? बैल, ये क्या बोलते हैं, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, ऐसे रोड पे लोग मार देते हैं। तो थोड़ा सा दयालुता अगर इनके प्रति रहेगा, थोड़ा सा इनके प्रति भाव रहेगा दया का, तो आदमी थोड़ा संभल के चलेगा। हाल ही में किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन में से मानद नाइटहुड की उपाधि से सुनील मित्तल को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार स्वर्ण ट्रॉफी से सम्मानित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो ये मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा, मोपा इसको शॉर्ट में कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए मनोहर है ना, तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? गोवा में है। अब मनोहर के साथ आप लिंक कर पाएंगे। देखिए, कोई भी चीज मनोहर है, सुंदर है, तो क्या करती है हमारी सरकार जो है उसको सुरक्षा देती है कि नहीं, है ना? ताकि लोग आए, देख सके, हमारा देश के जो धरोहर है उसको सुरक्षा दे सके, मतलब वो सुरक्षित रह सके, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसको देखे। तो जो भी चीज मनोहर है उसको हम थोड़ा सुरक्षित ऐसे भी मान लीजिए कि जो भी खिलौना, जो कपड़ा आपके पास अच्छा है, सुंदर है, मनोहर है, आपके मन को भाता है, आप उसको थोड़ा अच्छे से रखते हैं ना, यानी कि जो मनोहर चीज होती है उस पर थोड़ा सुरक्षा देना ही पड़ता है, मतलब देते ही हैं हम। ठीक है, तो सुरक्षा के साथ आप इसको मनोहर को लिंक कर पाएंगे, तो आपको याद रहेगा कि सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जो है मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीता अंबानी को किस अमेरिकी राज्य के गवर्नर द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है? अब ये अमेरिकी राज्य के गवर्नर के द्वारा प्रदान किया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैसाचुसेट्स के गवर्नर अंबानी, जो नीता अंबानी है, उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस परियोजना को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। ठीक है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? बीबीसी, है ना, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है मनु भाकर को। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने रिकॉर्ड भी ऐसे बनाए हैं कि हर अवार्ड पे अगर स्पोर्ट्स पर्सन भी उसमें जीत सकते हैं, अगर उस पार्टिकुलर अवार्ड को, तो इनका नाम सबसे पहले आ जाता है। मनु भाकर जो है पेरिस 2024 ओलंपिक में दो दो मेडल जीती हैं, और ऐसे रिकॉर्ड बन गया है कि एक ही मेडल में, एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में, देखिए एक एयर राइफल होता है, तो ध्यान रखिएगा ये एयर पिस्टल है ना। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने एक तो सिंगल जीता है, और मतलब सिंगल में जीता है, एक सर्वोजीत के साथ जीता है इन्होंने। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है इन्होंने, तो याद रखना है इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। बीबीसी का मतलब हुआ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। अब देखिए, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन से मिला है, तो ये तो बड़ा ही मतलब सम्मान की बात हो गई उनके लिए, तो याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 फरवरी 2025 को किसे यूके नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो ये एन चंद्रशेखर हैं, टाटा समूह के ये अध्यक्ष हैं, तो एन चंद्रशेखरन को यूके नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। ये सारा फरवरी का करंट अफेयर है, तो आपको ध्यान रखना है। 2023 में सेवेलियन सेवेलियर डी डेला लीजियोन द ऑनर दिया गया है, फ्रांस का है ये भी, इससे भी ये सम्मानित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 में प्रमुख विजेताओं को सम्मानित किया गया। इनमें स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए, इसमें मेल कैटेगरी में श्रीजेश को मिला है, हॉकी प्लेयर हैं, और मनु भाकर जो है इनको मिला है
फीमेल कैटेगरी में। तो आपको याद रखना है कि स्पोर्ट स्टार फीमेल मनु भाकर और स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल में श्रीजेश है। ठीक है, बाकी का ये डिटेल एक बार आप देख लीजिएगा। अवनी लेखरा को भी मिला है, अवनी लेखरा शूटिंग में, नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक्स में, हरविंदर सिंह पैरा आर्चरी में, इनको सुपर अचीवर्स पैरा एथलेट्स का अवार्ड मिला है। ठीक है, जयसा जो है हमारे, जयसा जी को विशेष सम्मान गेम चेंजर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, यही भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉम क्रूज को किस संगठन द्वारा प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल से सम्मानित किया गया है? टॉम क्रूज को किस संगठन द्वारा एरोनॉटिक्स मेडल, ये है एरो क्लब डी फ्रांस, एरो क्लब डी फ्रांस। तो अब देखिए एरोनॉटिक्स मेडल पूछेगा, क्वेश्चन में तो एरोनॉटिक्स रहेगा, तो थोड़ा सा एक हिंट मिल जाएगा, एरो, यहाँ पे एरो, एरो क्लब डी फ्रांस से एरोनॉटिक्स मेडल से सम्मानित किया गया है टॉम क्रूज को, हॉलीवुड एक्टर है ये। और इस संगठन की अध्यक्ष थी कैथरीन मोनोरी, जिनके द्वारा ये अवार्ड इनको प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे डोगरी में उनकी पुस्तक इक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी की स्थापना जो है 1954 में हुआ था। और आपसे बड़ा ही संगीत नाटक अकादमी पूछता है, संगीत नाटक अकादमी, तो इसकी स्थापना 1953 में हुई है, तो याद रखना है। ठीक है, ललित कला की भी स्थापना 1904 में ही हुआ है। आर्ट एंड कल्चर में आपको संगीत नाटक अकादमी से बहुत सवाल पूछता है, इस वजह से इसका याद रखना है। और इसके जस्ट अगले साल दोनों का स्थापना हुआ था, साहित्य अकादमी और आपका ललित कला अकादमी का, तो इस वजह से दोनों को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो डोगरी भाषा में इक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो स्वर्गीय चमन अरोड़ा, स्वर्गीय चमन अरोड़ा। देखिए, अब डोगरी की हम बात करें तो डोगरी कहाँ की भाषा है, किस राज्य की भाषा है, ये तो पता होनी चाहिए ना आपको। तो डोगरी जो है ये मुख्य रूप से तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में बोला जाता है, लेकिन ये भाषा है भाई, कोई बाउंड्री में इसको बांध के नहीं रख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी बोला जाता है, साथ में पंजाब वगैरह वाले एरिया में भी बोला जाता है। तो पंजाब हरियाणा हो गया, इसके आसपास के क्षेत्र में, मुख्य रूप से ये जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है डोगरी। अच्छा, इस पुरस्कार में आप देखेंगे कि 1 लाख रुपए नगद दिया जाता है और तांबे की पट्टिका मतलब प्रशस्ति पत्र वगैरह इसमें दान किया जाता है। संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी इसका आयोजन करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में 2025 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स में एलन बॉर्डर मेडल किसे मिला है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स में एलन बॉर्डर मेडल ये मिला है ट्रेविस हेड को। तो याद रखना है, ट्रेविस हेड जो है सभी प्रारूपों में 1427 रन बनाए हैं, जिसमें से 4 शतक शामिल है, 208 वोट मिले हैं इनको, है ना। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला है। एलन बॉर्डर मेडल की स्थापना 2000 में की गई थी, पहले विजेता ग्लेन मैकग्रा थे। हाल ही में 67th ग्रैमी पुरस्कार में बेस्ट न्यू एज एल्बम, एम्बियंट या चैंट एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? तो 67th ग्रैमी अवार्ड बढ़िया से देख लीजिएगा, ग्रैमी अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है चंद्रिका टंडन को मिला है, बेस्ट न्यू एज एल्बम चंद्रिका टंडन को, भारतीय मूल की है, सो इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। 67 ग्रैमी अवार्ड इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन भारतीय मूल की जीत गई है, तो भारतीय मूल की अमेरिकी है ये, संगीतकार है चंद्रिका टंडन, और इनके एल्बम का नाम था त्रिवेणी। देखिए नाम भी थोड़ा इंडियन जैसा है ना। तो इनका एल्बम का नाम था त्रिवेणी। 67 ग्रैमी अवार्ड 2025 इनको बेस्ट न्यू एज एल्बम, एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में मिला है। ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की महिला संगीतकार बन गई हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई करके रख लीजिए आप। ठीक है, त्रिवेणी एल्बम में उनके साथ दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वाउटर किलरमैन और जापानी सेलिस्टिक इरू मात्सुमोतो सहयोग किए हैं, मतलब काम किए हैं उसमें। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा फिर 67th में एल्बम ऑफ द ईयर कौन सा है? काउबॉय कार्टर के बेयोंसे, बेयोंसे का ही है ना। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर देख लीजिए, ये एल्बम ऑफ द ईयर है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नाइट लाइक अस का कैंड्रिड लैमर को मिला है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको? नाइट लाइक अस का, ये नाइक एटलस को कैंड्रिड लैमर, संगीतकार इसके कैंड्रिड है ना। बाकी के देख लीजिएगा, इसमें बेस्ट एल्बम कौन सा है, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, यही 4-5 जो है कैटेगरी में आपसे पूछा जाता है।
अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तेंदुलकर साहब को, सचिन तेंदुलकर जो है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। सचिन तेंदुलकर को 2024 के लिए सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मुंबई में बीसीसीआई का जो वार्षिक समारोह है उसमें इनको ये सम्मान दिया जाएगा। तेंदुलकर की बात करते हैं, क्रिकेट से बहुत सारे रिकॉर्ड आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि इनको ये सम्मान मिल चुका है यहाँ पे। तो इनके आपको आंकड़े याद रखना है, इनसे संबंधित जो रिकॉर्ड्स हैं। 100 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं ये, 18,426 रन वनडे में बनाए हैं इन्होंने, और टेस्ट में इनका रन है 15,921। 664 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिसमें से कि 200 टेस्ट है और 463 वनडे है। तो ये रिकॉर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बुक्स एंड ऑथर में बात करें तो सिर्फ एक क्वेश्चन ही इसमें पूछा गया है आपसे, मतलब इसमें एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इंडियन रेनेशा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। अब देखिए, डिकेड का मतलब क्या होता है? 10 साल की अवधि को कहते हैं, 10 वर्ष की अवधि को हम कहते हैं डिकेड। अब मोदी जी के 10 साल की अवधि के दौरान जो बेहतर काम किया गया है उसी का इसमें व्याख्या आपको मिलेगा। अब इनकी तारीफ किसने की है, यानी कि विमोचन किसने किया है तो तारीफ किसने की है, ऐसे रिलेट करके देख लीजिए कि मोदी जी की तारीफ कौन करेगा? शाह जी करेंगे, अमित शाह करेंगे, और अमित शाह की तारीफ कौन करेगा? मोदी जी करेंगे। तो दोनों एक दूसरे की तारीफ कर लेंगे, बस हो गया। और मोदी जी की तारीफ कौन करेगा? उनकी अम्मी करेंगी, अम्मी। जैसे अम्मी से भी रिलेट कर सकते हैं कि आपकी तारीफ कौन करता है, कोई करे या ना करे आपकी अम्मी जरूर करती हैं, मम्मी तो तारीफ करती हैं। तो मोदी जी की भी तारीफ करती होंगी ना इनकी मम्मी, तो अम्मी से या फिर अमित शाह जी, जो भी आपको इजी लगे आप इसको रिलेट कर लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा इसको, है ना। बस ये मतलब याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। 10 वर्षों में जो भी बदलाव लाया है इन्होंने, वो सारे इनके कारनामे दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक्स से मुझे लग रहा है कि 30 के आसपास क्वेश्चन होगा। हाल ही में एस एंड पी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? हाल ही में एस एंड पी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान यस बैंक को मिला है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मतलब सतत विकास की बात करते हैं। तो देखिए, जो सतत शब्द है ना, कहीं भी लगा दीजिए तो वो आपके लिए अच्छा ही होता है, मतलब उसको सही मानता है आदमी, सही। यस यस मतलब ऐसे सही। सतत मतलब लगातार, है ना, सतत। अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं, एक कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 4 दिन खूब पढ़ाई करते हैं, 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर 10 दिन करते हैं, फिर 5 दिन छोड़ देते हैं, तो ये तरीका सही नहीं होता है ना। तो जहां भी सतत लग गया वो क्या है? यस है, मतलब सही है, बिल्कुल सही है भाई। तो यस बैंक जो है, एस एंड डी एस एंड पी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और आपको याद रखना है कि इसको 72 आउट ऑफ 100 स्कोर मिला है, ठीक है। लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे उच्च रेटेड सतत विकास बैंक बन गया है यस बैंक। याद रखना है आपको, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट सस्टेनेबल एस एंड पी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक 2025 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बैंक बन गया है ये, और लगातार तीसरे साल ये हाई रेटेड सतत विकास बैंक बना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में जारी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र के मुनाफे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र में 15.3% की वृद्धि हुई है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है इसमें कॉर्पोरेट क्षेत्र के मुनाफे में 15.3% की वृद्धि हुई है, जबकि बिक्री वृद्धि जो है 5.5% यानी कि 5.5% की हुई है। हम सारे वो भी देखेंगे, जैसे कि जो भी आरबीआई हो, एसबीआई हो, जो हमारे क्या बोलते हैं, जीडीपी का अनुमान लगाती है कि कितना रहने वाला है इस साल, वो सारा हम अगले क्वेश्चन के साथ कवर कर लेंगे इसमें, ठीक है, जितनी भी संस्थाओं के द्वारा एस्टिमेट किया जाता है। हाल ही में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार विश्व में स्तन कैंसर की सबसे अधिक दर किस क्षेत्र में पाई गई है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा स्तन कैंसर का रिकॉर्ड पाया गया है, मतलब सबसे ज्यादा पेशेंट यहीं पे पाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और में उत्तर अमेरिका और क्या अध्ययन में पाया गया? अच्छा, इसके बाद, हाँ, अच्छा, इन दो देश के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप
का स्थान आता है। ये अध्ययन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के शोधकर्ताओं के द्वारा 185 देश का विश्लेषण यानी कि 185 देशों का अध्ययन करने के बाद पता चला है कि सबसे ज्यादा स्तन कैंसर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप में पेशेंट मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। अच्छा, एक ये भी रिकॉर्ड आपको याद रखना है कि 2050 तक स्तन कैंसर के मामलों को 38% वृद्धि और मौत में 68% वृद्धि होने का अनुमान है। तो ये भी आपको एक अनुमान याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2025 में कितनी रहने वाली है। ये मूडीज एनालिटिक्स की बात हो रही है। मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार आर्थिक वृद्धि दर 2025 में कितना रहने वाला है, तो ये 6.4% रहने वाला है। देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसी क्रम में याद रखिएगा, क्योंकि ये जो अनुमान है याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एसबीआई के अनुसार हमारा जो जीडीपी रहने वाला है, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी 6.3, थोड़ा सा मैं ऐसे लिखती हूँ ताकि आपको जीडीपी, एसबीआई, एसबीआई का, उसके बाद आपको एसबीआई के बाद एनएसओ का याद रखना है, एनएसओ, उसके बाद आप याद रखेंगे आईएमएफ का, आईएमएफ का, उसके बाद आप याद रखेंगे आरबीआई का। बस ये क्रम याद कर लीजिए, 1, 2, 3 और 4। इसके अनुसार 6.3% रहेगा, इसके अनुसार 6.4% रहेगा, इसके अनुसार 6.5% रहेगा और इसके अनुसार 6.6% रहेगा हमारा जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, आगे आपको ये सारा डेटा मिलेगा, बट याद रख लीजिए एसबीआई के अनुसार 63, 64, 65, 66, ये क्रम तो आपको याद आ जाएगा। एसबीआई, एनएसओ, आईएमएफ, आरबीआई। ठीक है, मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार क्या रहने वाला है हमारा आर्थिक विकास दर 2025 में 6.4 रहने वाला है। बात खत्म। अच्छा, ये जो हमारा आर्थिक रहने वाला है जो 2024 में 6.6 था, यानी कि देखिए पिछले साल जो था इनका अनुमान था मूडीज के अनुसार 6.6, अभी घटा के 6.4 कर दिया गया है। इसके पीछे जो कारण बताया गया है, ये एक तो वैश्विक व्यापार तनाव है ना, उसके अलावा जो चीन का आर्थिक मंदी चल रहा है, इससे एशिया प्रशांत का क्षेत्र का व्यापार वगैरह जो है और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रहा है। तो ये एक दो आपको रीजन भी याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत के कितने संस्थानों ने स्थान प्राप्त किया है और इनमें कौन सा संस्थान पहली बार सूची में शामिल हुआ है। पहले तो बताना है कि कितने संस्थान है और पहली बार कौन शामिल हुआ है। देखिए, इसमें आईआईटी मुंबई जो है ना बाहर निकल गया है इस बार, और उड़ीसा जो है एक बार आ गया है। इसमें भारत में 4 संस्थान इस सूची में स्थान बनाए हैं, तो इसका आंसर तो निकल गया, 4 संस्थान हो गया। शिक्षा ओ अनुसंधान, ये उड़ीसा का है, भुवनेश्वर जो है भुवनेश्वर में स्थित है, तो ये पहली बार शामिल हुआ है। आईआईटी मुंबई इससे बाहर निकल गया है। तो कितने संस्थान है वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में? 4 है, जिसमें कि ओ अनुसंधान भुवनेश्वर पहली बार शामिल हुआ है, और आईआईटी मुंबई आप देखेंगे कहीं इधर लिखा होगा, आईआईटी मुंबई जो है इस बार इससे बाहर निकल गया है। अब इन 4 संस्थान में एक तो ये मिल गया, बाकी 3 कौन कौन से हैं? तो आईआईएससी है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मुंबई है, और सॉरी मद्रास है, और यहाँ पे शिक्षा ओ अनुसंधान है। तो ये 4 आपको संस्था भी याद रखना है कि कौन कौन सा इसमें शामिल है। हाल ही में प्रकाशित लैंडसेट रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2021 के बीच भारत में आत्महत्या दर में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। अब देखिए यहाँ पे जो गिरावट आई है ये तो अच्छी खबर है, लेकिन आप देखेंगे कि पुरुषों का जो आत्महत्या दर है वो ज्यादा है, महिलाओं का कम है। और एक चीज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सुसाइड का कारण है इसमें सबसे ज्यादा पारिवारिक समस्या बताया गया है। अभी आप देखेंगे कि टीसीएस के मैनेजर ने सुसाइड किया, उनका भी क्या एक फैमिली रीजन ही था। और जितने भी इससे पहले भी एक सुभाष करके थे, वो भी चर्चा में काफी रहा था सुसाइड, तो उसमें भी फैमिली रीजन ही था। तो फैमिली रीजन को मुख्य कारण इसमें माना गया है। लैंडसेट की रिपोर्ट के अनुसार जीबीडी 2021 डेटा पर आधारित आधारित है, और इसमें 1990 से 21 तक आत्महत्या की दर में 30% की गिरावट दर्ज की गई है ना। महिलाओं की आत्महत्या दर में कमी आई है, 16.8 से 10.3 पर लाख है, और पुरुषों का देखिए तो 20.9 से 15.7 है पर लाख।
शिक्षित महिलाओं में आप देखेंगे कि सबसे अधिक आत्महत्या है। भाई जो पढ़ी लिखी नहीं महिला रहती है उनके साथ कैसा भी व्यवहार करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पढ़ा लिखा लोग को अपना मान सम्मान का बड़ा वो रहता है, तो शिक्षित महिलाओं में ये सुसाइड रेट जो है ज्यादा है। आत्महत्या के मुख्य कारणों में पारिवारिक समस्या को माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में एसबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुसार अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है। देखिए यहाँ पे जीडीपी की बात हो रही है ना, एसबीआई का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। एसबीआई के अनुसार क्या है, एसबीआई के अनुसार 6.3 है। ठीक है, एसबीआई के बाद आपको बताई थी कि एनएसओ का याद रखना है, एनएसओ का कितना है 6.4 हो जाएगा। एनएसओ के बाद आपको क्या रखना है, आईएमएफ रख लीजिएगा याद, आईएमएफ का कितना हो जाएगा 6.5, और सबसे लास्ट में हमारा आरबीआई आ जाएगा। आरबीआई इसके अनुसार 6.6 है जीडीपी का, मतलब जीडीपी हमारा ग्रोथ रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआरए ने भारत की थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2025 में जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है, तो ये लगा है 6.4। इसमें बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस देख लीजिएगा कितना रहने वाला है, मतलब क्या अनुमान किया गया है 6.4 है, और पिछले तिमाही में 5.4 था। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के दौरान भारत के कुल निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो 7.5% की। 2024 से जनवरी 2025 के दौरान 7.2% की निर्यात वृद्धि में, मतलब निर्यात वृद्धि जो है दर्ज की गई है। इसमें प्रमुख योगदान इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का है और एरो स्पेस का है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के अक्टूबर दिसंबर तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर कितनी है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार जो बेरोजगारी दर है अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 6.4 है। इसमें भी बहुत आंकड़ा नहीं याद रखना है, बस इतना याद रख लीजिएगा, उतना ही काफी है। और यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा कैटेगरी वाइज, पुरुष बेरोजगारी दर 5.8 हो गया है बढ़ के, और बेरोजगारी दर महिलाओं में घट के 8.1 हो गया है। यहाँ पे बढ़ के 5.1 हो गया है, और यहाँ पे बेरोजगारी दर घट के 8.1 हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 की ग्लोबल रैंकिंग में किस भारतीय कंपनी ने दूसरा स्थान हासिल किया है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में ग्लोबल रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है, और ये दूसरा साल के साथ टॉप 3 में आने वाला भाई हमारा कंपनी बन गया, इंडियन कंपनी, तो एक रिकॉर्ड भी बन जाता है। इंडियन रिलायंस जो आरआईएल है सैमसंग के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि एप्पल, नाइकी और डिज्नी, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, टोयोटा जो है इससे पीछे रह गई। पहली बार जब कोई भारतीय कंपनी पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई भारतीय कंपनी जो है प्रमुख वैश्विक रैंकिंग में टॉप 3 में शामिल हुई है। ठीक है, पिछले साल अच्छा इसके रैंकिंग में भी काफी इजाफा हुआ है। रिलायंस जो है 2023 में 13वें स्थान पर था, और 13वें से सीधे 3 पे पहुंच गया, तो बहुत बड़ा इजाफा हुआ है रैंकिंग में, है ना। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी भूमि सर्वेक्षण पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया है, रायसेन मध्य प्रदेश में। रायसेन मध्य प्रदेश में जो नक्शा कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2025 में शिवराज सिंह चौहान ने किया था। अब नक्शा में क्या है कि जो जमीन वगैरह है सर्वेक्षण किया जाता है, तो शहरी भूमि का जानकारी होगा, एक आंकड़ा हो पाएगा, है ना। तो इकट्ठे एक जगह आंकड़ा मिल पाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कुल परियोजना में 194 करोड़ के का खर्च किया गया, पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित ये परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 लॉन्च की है, तो मध्य प्रदेश है जो पहली बार पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश का है ये, जीसीसी नीति 2025 लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी तो यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा, है ना, और इनको इस नीति के तहत 40% पूंजीगत सब्सिडी भी मिलेगा। ठीक है, और इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, जबलपुर वहां का बढ़िया सिटी है, मतलब टियर 2 शहर आता है, तो इसको मतलब एक व्यापारिक वैश्विक व्यापार हब के रूप में कन्वर्ट करना या विकसित करने का इनका उद्देश्य है, मतलब एम है, टारगेट रखा है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार किस पार्टी की
आय वित्तीय वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक रही है? भारतीय जनता पार्टी का। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी है, इनका 4,340.47 करोड़ रहा है आय, है ना? सारी 6 जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक बार उसका नाम अगर आपको याद होगा तो बता दीजिएगा। 4 पार्टी तो आपको यही दिख रही है, सीपीआई, मार्क्सिस्ट, है ना, बीएसपी हो गया, ये जो मार्क्सवादी हो गया, सीपीआई, यहाँ पे भाजपा हो गया, यहाँ पे एक कांग्रेस भी दिख ही रहा है, 4 दिख रहा है, एक आप को भी याद रखिएगा, एक नेशनल पीपल्स पार्टी याद रखिएगा, आप भी याद रखिएगा, है ना, और नेशनल पीपल्स पार्टी भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 6 का हो जाएगा। हाल ही में मेटा ने किस परियोजना के तहत भारत अमेरिका के बीच 50,000 किलोमीटर लंबी अंडर सी केबल बिछाने की घोषणा की है? अंडर सी केबल बिछा देने से इंटरनेट का गति वगैरह बढ़ जाएगा, मतलब स्पीड जो हम हमेशा फेस करते हैं ना, तो इससे क्या होगा कि इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगा, थोड़ी विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो इस कितना लंबा होगा ये अंडर सी केबल? 50,000 किलोमीटर लंबा होगा, भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, चलिए। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ मेटा की एक महत्वाकांक्षी अंडर सी केबल परियोजना है, जो भारत और इसके बीच में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, बढ़ जाएगा इंटरनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? हाल ही में जारी 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? कर्नाटक। मतलब ये नाटक जो है, स्थानीय शासन प्रदर्शन इनका बेहतर होगा, स्थानीय स्तर पे इनका शासन का प्रदर्शन जो होगा, मतलब शासन बढ़िया होगा, है ना, मतलब कोई नाटक वाटक नहीं करेंगे। मैं तो प्रशासन वाले कितने मतलब वो नाटक करते हैं ना, किसी को काम नहीं कर रहे, किसी ऑफिस में जाएंगे, उसको काम नहीं करना है, घूस लेना है, तो वो 10 तरीके से आपको परेशान करेगा। तो यहाँ पे ऐसे रिलेट करना है, ठीक है, ये रिलेट करने के लिए बता रही हूँ कि स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर कौन राज्य है? नाटक है, कर्नाटक। मतलब यहाँ के जो स्टाफ वगैरह है ना, स्थानीय लोगों के साथ भी नाटक नहीं करते, उनके काम जो है फटाफट से एक बार में कर देते हैं। ठीक है, तो स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक जो है शीर्ष पर है। केरल को ये पीछे छोड़ दिया है भाई, तो ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है, केरल को पीछे छोड़ दिया है। इस सूचकांक में स्थानीय निकायों के प्रबंधन, वित्तीय स्थिति, प्रशासनिक क्षमता और जवाबदेही जैसे पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है कि कैसी वित्तीय स्थिति है, वहां की जो प्रशासनिक दक्षता है वो कैसी है। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश जो है उल्लेखनीय सुधार के साथ 15वें नंबर पे आ गया है भाई, 5वें से, मतलब 15वें स्थान से 5वें स्थान पे छलांग लगा के आ गया है, यहाँ पे भी 10 का इजाफा हुआ है इनको रैंकिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली बेचने का समझौता किया है? तो भारत जो है $200 मिलियन का आकाश मिसाइल प्रणाली बेचने का समझौता किया है फिलीपींस के साथ। रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और फिलीपींस की सैन्य क्षमता को बढ़ाने यानी कि मजबूत करने के लिए ये सौदा किया गया है। भारत मिसाइल प्रणाली मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली है, जो आकाश है। ये पूछता है कि ये किस टाइप की मिसाइल है ना, कैसे ये चलती है। तो सतह से हवा पे मार करती है, यानी कि आपको आकाश देखना है, ऐसे हिंट बना लीजिए, आपको आकाश देखना है, आप खड़े खड़े आकाश देखेंगे, तो जमीन पे खड़े होके यानी कि सतह पे खड़े होके आप हवा में देखते हैं, तभी तो आपको आसमान दिखता है ना। तो ये आकाश कैसे देखना है आपको? आप ऐसे खड़े हैं, है ना, आप खड़े हैं और यहाँ देख रहे हैं आसमान में, तो सतह से हवा में मार करती है। ठीक है, 25 किलोमीटर इसका रेंज है, वार में 60 किलोग्राम। डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित किया गया, 2009 में भारतीय सेना और वायुसेना में प्रयोग किया जा रहा है, 2009 से। ठीक है, अच्छा, ब्रह्मोस भी हम फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस का भी सौदा कर चुके हैं, $375 मिलियन का। 222 में अब हम जाके करने वाले हैं आकाश का। चीन के प्रभाव को बढ़ते, मतलब चीन के प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा आसपास का जो कंट्री है हमारा, उन सबको थोड़ा मजबूत करना जरूरी होता है, अपने सपोर्ट में लेना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉट स्टार का विलय किस नए प्लेटफॉर्म में कर दिया गया है? तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार और जियो सिनेमा जो है जियो हॉट स्टार बन गया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वित्तीय संस्थानों का पर नियामक उल्लंघनों के कारण जुर्माना लगाया है? जो आरबीआई है, किन वित्तीय संस्थानों पर नियामक उल्लंघनों के कारण जुर्माना लगाया है? तो श्रीराम फाइनेंस, उज्जवल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, नैनीताल बैंक लिमिटेड पे। श्रीराम फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, नैनीताल बैंक लिमिटेड पर आरबीआई जो है
ये वित्तीय संस्थान है जिसपे कि आरबीआई के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? 96वां। देखिए कैसे रैंकिंग याद रखेंगे आप, भ्रष्टाचार। भाई कोई भी ऑफिसर, कोई भी स्टाफ अगर भ्रष्ट है तो कैसे आपको पता चलेगा? छानबीन करके तो, छानबीन किया जाएगा तभी तो पता चलेगा। तो छान से आपको 96 याद आएगा, 96, 96, है ना? तो छानबीन के बाद ही तो पता चलता है ना कि ये कौन भ्रष्ट है, कितना भ्रष्ट, कौन भ्रष्ट है और कितना भ्रष्ट है। तो भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए छानबीन करना पड़ता है, यानी कि 96वां स्थान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये रैंकिंग जारी करती है 2024 में। भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 जारी किया गया है इसके द्वारा। 180 देश में 96वें स्थान पर भारत है, 38 स्कोर के साथ। टॉप 3 देश में कौन सा है? नंबर 1 है डेनमार्क। जो भ्रष्ट आदमी होगा भाई, उस पे छानबीन हो या ना हो, आदमी देख के तो खुद बता ही देता है कि भाई क्या चल रहा है इनके मन में, है ना? मतलब देख के तो बता ही देगा कि ये कितना घूसखोर आदमी है, पता होता है ना। तो मार्क, मार्क याद रखिएगा। डेनमार्क जो है नंबर 1 है, बाकी फिनलैंड और सिंगापुर है। और पहला, और आपको अपना देश का याद रखना है, ठीक है? चलिए, हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू किया गया? ऊर्जा सप्ताह, भारत ऊर्जा सप्ताह यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का शुरुआत किया गया। 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वजह से ये सब प्रयास किया जा रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन 11 से 14 फरवरी 2025 तक किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। भारत कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने का, यानी कि जिसको हाथी पांव कहते हैं, इससे ये मच्छर जनित रोग होता है, तो कब तक इससे मुक्त होने का टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक, 2027 तक जो है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने का हम लक्ष्य रखे हैं, ठीक है? डब्ल्यूएचओ के अनुसार 72 देश में ये फैला हुआ है। 120 मिलियन से अधिक लोग जो है इससे प्रभावित हैं। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? जो कमर्शियल बैंक्स होती है ना, रेपो रेट पर उनको आरबीआई कर्ज देता है ना, शॉर्ट टर्म के लिए। तो रेपो रेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 0.25% का कमी किया गया है। 5 वर्ष में पहली बार रेपो रेट जो है 0.25% का कटौती किया गया है 5 साल में, ठीक है? 5 साल में पहली बार, जिससे घटकर ये कितना हो गया अभी? 6.25। ये तो कटौती याद रखना है, साथ में अभी कितना हो गया है? 6.25, 6.50 था, 6.5 था, अब कितना हो गया? 6.25 हो गया, 6.25, ठीक है? कटौती कितने का? 0.25, याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये है भारत। 86.4% यात्री लोड फैक्टर दर्ज किया गया है, जो विश्व का सबसे अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा को 74% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसको कर दिया गया है 100%, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इस फील्ड में 100% कर दिया गया है, 74 से बढ़ा के। ये सीधे सीधे पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री सीतारमन जी जो है एफडीआई बीमा क्षेत्र में 74% से घटा के इतना कर दी है। उद्देश्य क्या है इसका? विदेशी निवेश को आकर्षित करना, इसलिए एफडीआई जो है घटाया बढ़ाया जाता है, ठीक है? तो विदेशी निवेश आकर्षित होगा, बाजार तक पहुंच बढ़ेगा, है ना? अगला प्रश्न आपके सामने है 26 नंबर। किस देश ने फरवरी 2025 में बढ़ती चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खाद्य सुरक्षा आपातकाल घोषित किया है? चावल की कीमत बढ़ने की वजह से खाद्य सुरक्षा आपातकाल घोषित किया है, यह है फिलीपींस। यहाँ पे फिलीपींस, फिलीपींस कैसे याद रख सकते हैं इसको? चावल मतलब जो है हमारा मेन खाना क्या होता है, हम इंडिया के हिसाब से देखते हैं तो चावल गेहूं, है ना? चावल गेहूं मेन हमारा खाना होता है। मतलब भारत का एक बड़ा पॉपुलेशन जो है चावल रोटी से ही अपना भोजन मतलब पूरा करता है, और वही फील नहीं हो पा रहा है फिलीपींस में। तो वही अगर फील नहीं हो तो भाई गरीबी तो है, आपातकाल तो आएगी। तो खाद्य सुरक्षा आपातकाल घोषित किया है कौन? फिलीपींस, क्योंकि यहाँ पे मेन जो खाना है, अनाज है, वही फील नहीं हो पा रहा है, पूर्ति नहीं कर पा रहा है ये अपने लोगों को। इसका राजधानी कहाँ है? मनीला है।
और पेशो फिलीपीनी पेशो जो है यहाँ का करेंसी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अवाडा ग्रुप और कैसले ने किस राज्य में 1500 टीपीजी के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है उड़ीसा के लिए, है ना, उड़ीसा में करने वाला है, गोपालपुर उड़ीसा में। ये अवाडा ग्रुप और अवाडा ग्रुप जो है कैसले के साथ मिलकर गोपालपुर उड़ीसा में 1500 टन प्रति दिन का की ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने का घोषणा किया है। ये संयंत्र 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा पर द्वारा संचालित होगा, जिसमें कि जीवाश्म ईंधन का निर्भरता कम हुआ। ठीक है, नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो जीवाश्म ईंधन पर थोड़ा निर्भरता यहाँ से। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितना पहुंच गया है? तो 1.96 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किस क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है? जो सर्विस सेक्टर है यानी कि सेवा सेवा क्षेत्र जो है, इसको पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण के बाद। ठीक है, अब देखिए सेवा क्षेत्र का कुल जीवीए में योगदान कितना है? 2014 के हिसाब से देखिए तो 50.6% से बढ़ के ये वित्त वर्ष 2025 में 55.3% हो गया है, और यही योगदान की वजह से इसको पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है ना। मतलब इसको अनुभव है बढ़ाने घटाने का, कैसे अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव लाना है। मतलब एक प्रभावित करने वाला, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक के रूप में इसको देख सकते हैं हम। अगला प्रश्न है, बजट 2025 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है? अब जो ये घोड़ा वाला सवाल था ना, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं याद करना है, उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं आपको देखना है, आंकड़ा बहुत सारा दिया हुआ है। बस आप देख लीजिए कि ये किस सेक्टर को कहा गया है, किस क्षेत्र को के लिए ये कहा गया है। ठीक है, चलिए, बजट 2025 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है? तो सबसे अधिक राशि जो है 2025 में रक्षा मंत्रालय को सबसे। अब देखिए आपसे पूछे तो आपको बस सोचना है कि आप अपने घर के हिसाब से देखिए, अपने हिसाब से देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? रक्षा। भाई हम थोड़ा कम खा के रह सकते हैं लेकिन सुरक्षित है, तो आज कम खाएंगे, कल हो सकता है बढ़िया सा खाना मिलने लगे, हम जुगाड़ कर ले। लेकिन जब आपकी जिंदगी ही खतरे में हो तो फिर और बाकी चीज का सुविधा जुटा के क्या करेंगे आप? मतलब खाना पहनने का सामान जुटा के क्या करेंगे जब आप सुरक्षित ही नहीं है? तो सबसे ज्यादा हम किस पे बजट खर्च कर रहे हैं? रक्षा विभाग पे। रक्षा मंत्रालय को बजट 2025 में सबसे ज्यादा आवंटित किया गया है राशि 1 लाख रुपए तक प्रति माह की औसत आय पर कोई आय कर नहीं लगेगा। ठीक है, जिससे मध्य वर्गीय परिवार की आय जो है और खपत बढ़ेगी। वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक का कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से 5 लाख तक का लोन मिलेगा। राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है, जिससे कि 2026 में 4.4 मतलब 4.4 लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2026 तक राजकोषीय घाटा को 4.4% से घटा के 4.4% करना है, और एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। बाकी के ये फैक्ट आप एक बार पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए ऐप से, और आपको रिवाइज करना होगा, वहां पे करंट अफेयर वाले सेक्शन में मिल जाएगा। साथ में कोई भी ई बुक लेना चाहते हैं तो आप जाके एक बार हमारे ऐप से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक कीजिए, आप सीधे वहां पे चले जाएंगे। ठीक है, ऐप और वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, तो ऐप को डाउनलोड करके रखिए क्योंकि वहां पे बहुत सारा आपको ई बुक्स वगैरह मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है? तो ये मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की गई है। मखाना बोर्ड की स्थापना जिसका उद्देश्य है मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसानों को संगठित करेगा, और मखाना किसान जो है उनको संगठित करेगा और सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में बताएगा और उनको सरकारी लाभ लेने में मदद करेगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे कि 100 से अधिक नई बीज किस्म वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी, और केसीसी की सीमा भी 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को
मंजूरी दी है। नियंत्रित भांग की खेती, ऐसा नहीं पूरा अंधाधुंध होगा, एक कंट्रोल वे में भांग की खेती की जा सकती है क्योंकि मेडिसिन वगैरह में कुछ-कुछ चीज़ों में इस्तेमाल होता है ये सब। तो हिमाचल प्रदेश है। अब हिमाचल प्रदेश से हिमालय आपको याद आएगा, है ना? हिमाचल प्रदेश से हिमालय आपको यहाँ पे एक हिंट मिल जाएगा और हिमालय में कौन रहता है? हिमालय पे रहते हैं हमारे शिव जी और शिव जी को क्या चाहिए? भांग। तो भांग की खेती के लिए भाई भांग वाला राज्य होना चाहिए। तो हिमाचल, हिमालय, हिमाचल भांग की औषधीय और औद्योगिक उपयोगिता के अध्ययन करने के लिए ये पायलट अध्ययन मंजूरी दिया गया है। भांग को ट्रिलियन डॉलर फसल भी कहा जाता है, ये आपको टर्म याद रखना है। ट्रिलियन डॉलर फसल किसको कहा जाता है? भांग को। चलिए इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन हो गया। अब आपके अपॉइंटमेंट्स वाले क्वेश्चन है कौन क्या। हाल ही में एसबीआई लाइफ ने अपने डिप्टी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो एसबीआई लाइफ जो है अपने डिप्टी सीईओ के रूप में दोरा बाबू को नियुक्त किया है। दोरा बाबू दपार्ती को। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये माधवीपुरी बुच का स्थान लिए हैं तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे। तो मैं जब माधुरीपुरी बुच को याद करवा दी थी तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेबी। सेब को मैं रिलेट करती थी सेब से। अब सेब आप पूरी खा गए? हाँ जी, पूरी की पूरी खा गए। कैसे खा गए? काट काट के खाया आपने, है ना? काट के आप पूरे का पूरा सेब खा गए, थोड़ा भी बचाया नहीं। जैसे होता है ना घर में कि अगर कम है कोई भी चीज तो बांट के कहते हैं कि भाई बांट के सारे खाओ, है ना? सारे भाई बहन बांट के खाओ। तो सेब आप पूरी की पूरी खा गए? हाँ जी, पूरी की पूरी खा गए। कुछ भी बचा नहीं, तू खा गया। कौन खाया? तू खाया है ना? कैसे? काट काट के खाया। तो सेब कैसे खाएंगे? काट काट के खाएंगे। बस हो गया, सेबी से आपको याद रहेगा। हाल ही में किसे रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये एन चंद्रशेखरन को। टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं, इनको टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में जर्मनी का नया चांसलर किसे बनाया गया है? तो फ्रेडरिक मर्ज को। बस सिंपली आपको याद रखना है कि नया चांसलर जर्मनी के कौन बने हैं? फ्रेडरिक। फ्रेडरिक बने हैं जर्मनी। देखिए मर्ज, हर मर्ज का इलाज है, हर बीमारी का इलाज कैसे होगा? मनी है तो हर बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो जर्मनी या फिर जर्म, जर्म लग जाए, जर्म्स अगर लगता है तो भाई मर्ज बन जाते हैं, किसी चीज की बीमारी लग जाती है हमें, है ना? तो जर्म से बच के रहना चाहिए। बरसात वगैरह में ज्यादा लगता है तो आप रिलेट करेंगे तो ये जर्मनी वाले मर्ज साहब याद आ जाएंगे। हाल ही में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो विजेंद्र गुप्ता को। दिल्ली में भाई भाजपा जीत गई तो विजेंद्र बनेंगे ना, विजयी बन गए तो विजेंद्र जी को अध्यक्ष बना दिया इन्होंने। तो दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष विजयी बनते ही भाजपा ने विजेंद्र को बना दिया, विजेंद्र गुप्ता जी को। 70 यहाँ पे विधानसभा सीट है, 48 जीत गई है भाजपा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान सचिव टू के रूप में किसे नियुक्त किया है? प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये शक्तिकांत दास हैं, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अब देखिए प्रधान सचिव जो बनेंगे, प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव बनेंगे भाई मजबूत होना चाहिए कि नहीं उनका? तो शक्ति होनी चाहिए उनमें, मतलब काबिल होगा आदमी, शक्ति होगा, दिमाग में उसका दम होगा तभी प्रधानमंत्री का कोई सचिव बनता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के जो नए सचिव बने हैं, प्रधान सचिव कैसे हैं भाई? बुद्धि से बहुत बढ़िया है, इसलिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने हैं। हाल ही में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नौवे निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये काश पटेल हैं, इंडियन मूल के हैं। याद रखना है आपको कि काश पटेल अध्यक्ष रूप से FBI के बने हैं। अब देखिए यहाँ पे FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब अमेरिका की है ये ब्यूरो, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। अब अमेरिकी कंपनी में कोई जॉब करना मतलब बड़ा ही अपना को मतलब सम्मान, मतलब अपना ही आदमी को अच्छा समझता है ना? मतलब उस प्रतिष्ठा बढ़ता है भाई, अमेरिकी कंपनी में आपको मिल गया जॉब या फिर अमेरिका में आप इंजीनियर बन गए। कोई भी अमेरिका से आप जुड़ पाते हैं, अमेरिकी कंपनी हो या फिर अमेरिका के साथ जुड़ पाते हैं तो भाई सम्मान तो बढ़ जाता है सबका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेडरल एफबीआई किसका है? अमेरिका का है ना, अमेरिका का इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। तो काश हर कोई सोचता है कि काश अमेरिकी कंट्री, मतलब अमेरिका से किसी तरीके से रिलेशन जुड़ जाता। कोई देश भी है अगर अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, हमें अमेरिका उसके साथ अच्छा संबंध रखा है तो भाई वो थोड़ा सा चलता है ना? तो अमेरिका के साथ याद रखिए कि काश अमेरिका हमारा भी बेस्ट फ्रेंड बन जाता, है ना? तो ये वहां की एफबीआई इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। तो उसके अध्यक्ष निर्देशक बनाए गए हैं कौन? काश पटेल। हर कोई चाहता है कि काश, मतलब ख्वाहिश होती है कि काश हम अमेरिका के कंपनी में जॉब करते, अमेरिका में डॉक्टर बन जाते, ऐसे करके। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, विवेक जोशी। भाई चुनाव के टाइम में हर सरकारी स्टाफ को पूरे विवेक मतलब बुद्धि और जोश के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि चुनाव को कहा जाता है कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। तो लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में भाई हर किसी को अपनी बुद्धि से, क्योंकि मतदान पेटी में गड़बड़ हुआ तो बस सरकार बदल जाएगी, है ना। तो विवेक से, चुनाव में विवेक से काम लेना पड़ता है, साथ में जोश भी रखना पड़ता है, आलस वालस के साथ काम नहीं करते। चलिए, हाल ही में दुनिया का सबसे अमीर महिला कौन है? एक बार पीडीएफ से आप रिवाइज करके देखिएगा, जो मैं रिलेट करके याद करवा रही हूँ ना, कसम से वो आपको बहुत आसानी से याद होता जा रहा है। बता दीजिए एक बार, आप खुद से बता दीजिए कि एफबीआई के निदेशक कौन बनाए गए हैं? एफबीआई के निदेशक आप बताइए कमेंट करके। हाल ही में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? लेविस वॉल्टन, है ना। वॉलमार्ट के जो संस्थापक हैं सैम वॉल्टन, उनकी बेटी है, तो लेविस वॉल्टन याद रखिएगा, है ना। महिलाओं की वॉल्टन यानी कि पलटन जो है, इस बार सबसे अमीर महिलाओं की पलटन में शामिल हो गई है महिलाएं भी। तो दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? लेविस वॉल्टन। हाल ही में एसबीआई कार्ड्स का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई कार्ड्स का सलीला पांडे को। सलीला पांडे एसबीआई कार्ड्स की नई एमडी और सीईओ बन गई है। हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसे बनाया गया है? तो ये तो रेखा गुप्ता जी हो गई, इसमें क्या ही आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भारत और दक्षिण एशिया के मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रभदेव पीडी है, यानी कि पीडी सिंह का दिए या फिर प्रभदेव सिंह है। इस बैंक की स्थापना स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त बताइए। चुनाव में जोश रखना पड़ता है, विवेक रखना पड़ता है, तो विवेक जोशी हो जाएंगे। और यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? ज्ञानेश कुमार। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, देखिए जो चुनाव आयुक्त होगा उसके पास तो विवेक होना चाहिए, ठीक है, विवेक जोशी। लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके पास ज्यादा ज्ञान होगा, क्योंकि इसी की बुद्धि से ये लोग भी काम करेंगे, है ना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के पास ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, और ये इनके पास विवेक होना चाहिए, जोश होना चाहिए। जैसे मुख्य सचिव बोले, मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, बस फटाफट से ये अपने काम में लग जाए, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा, ये राजीव कुमार जी का स्थान लिए हैं। अब 29 तक आपको एकदम याद रखना है, मतलब 29 तक बेफिक्र हो जाइए इनका नाम याद करके, अगर ये खुद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो। हाल ही में आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इसे इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया है। इवेंट एम्बेसडर किसको बनाया है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए? शिखर धवन जी को। तीन तीन लोगों का याद रखिएगा। इवेंट एम्बेसडर के रूप में शिखर धवन, सरफराज अहमद, शेन वॉटसन और टीम साउदी, ये चार को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए आईफा अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राकेश रोशन साहब को। आईफा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये तरीका सही लग रहा है, जैसे मैं आपको याद करवा रही हूँ, साथ में ये बढ़िया सा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ फ्री में पीडीएफ भी मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके के आने वाले वीडियो आप मिस ना कर पाए। आपके किसी भी एग्जाम का, जैसे कि रेलवे एसएससी के एग्जाम का भी पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है विथ एक्सप्लेनेशन। तो आपको यूट्यूब पे समझने का, पीवाईक्यू को देखने का, एक एनालिसिस करने का भी मौका मिलता है, साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। तो ई बुक हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसका ई बुक ले लीजिएगा जरूर, ताकि आप बढ़िया से तैयारी कर पाए, एनालिसिस कर पाए। एक पीडीएफ होगा तो आप पीवाईक्यू को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को जज कर पाएंगे कि सही रास्ते से जा रहे हैं कि नहीं, सही तरीका है कि नहीं आपका करने का। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किसे केनरा बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? केनरा बैंक का है डॉक्टर माधव कुट्टी। केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? माधव कुट्टी। हाल ही में सिंडिकेट इंडिया का नया मुख्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सिंडिकेट बैंक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? के बाला सुब्रमण्यम को। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शैगो गैलाई। तो शेगो गैलाई जो है, लॉस वेगास में आयोजित हुआ था ये ग्रैंड फिनाले, इसमें ये जीती हैं खिताब। हाल ही में किसे जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जीएसएमए यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, इसका अध्यक्ष के रूप में गोपाल विट्ठल को
नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका फुल फॉर्म आपको याद है कि ग्लोबल सिस्टम फॉर एम फॉर मोबाइल, याद रखिएगा, कम्युनिकेशन मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, एम फॉर मोबाइल हो गया, ठीक है। अब मोबाइल जिसके पास है वो विट्ठल यानी कि बैठे बैठे क्या करता है, यहाँ से वहां सबसे बात कर लेता है, हर जगह का खबर लेके रखता है भाई। तो बैठे बैठे आप खबर लेना चाहते हैं तो आपके पास GSMA होना चाहिए, है ना। चलिए, यानी कि इसको अभी आपको ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, एक बार आप PDF से जरूर रिवाइज कीजिएगा, आपको ज्यादा बेहतर चीजें याद होंगी और समझ आएंगी। हाल ही में बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर ने नए आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो ये शशांक आनंद है। भाई बीएसएफ वाले जो है ना, किसी भी ऐसे अधिक बीएसएफ वाले किसी भी ऐसे अधिकारी को नहीं चुनेंगे जिस पे शक हो, तो जिस पे शक नहीं हो, शशांक, है ना, जिस पे शक नहीं हो वही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाएगा। भाई बॉर्डर पे अगर शक वाला आदमी चला गया, घुसपैठी को सपोर्ट करने वाला, फिर तो भाई गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला कोई क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में जो है बार्ट बार्ट डी वेवर चुने गए हैं। बेल्जियम बार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तपन के बोस का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो ये वृत्त चित्र फिल्म निर्माता और कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने इस्तीफा दिया है, तो जोफ एलार्डिस ने दिया है। ये आप कई बार पढ़े होंगे अपॉइंटमेंट में। तो आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एलार्डिस ने इस्तीफा दे दिया है। ये जो T20 हुआ था, उसमें T20 2024 में भ्रष्टाचार का कुछ आरोप लगा था, इस वजह से इनको ये इस्तीफा देना पड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ये है शुभांशु शुक्ला। हाल ही में सोनी ग्रुप कॉर्प ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है, तो हिरोकी तोतुकी को। अब देखिए, विविध में आपका पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल किस देश ने शुरू की है, तो डेनमार्क ने किया है। अब देखिए, ग्रीन की बात हो रही है यानी कि हरियाली की। हरियाली, कहीं भी पेड़ पौधा आपको देखते हैं तो आप जरूर मार्क करते हैं, या फिर मार्क किया जाता है कि भाई यहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा है, अच्छा लगता है तो आदमी का ऑटोमेटिक नजर चला ही जाता है। तो ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल किस देश ने शुरू की है, तो डेनमार्क ने, हरियाली को नोटिस करते हुए कि भाई कम है ज्यादा है इस बेसिस पे, ठीक है। तो ये रिलेट करने का तरीका था। अगला है, हाल ही में जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, तो बेत द्वारका, गुजरात। देखिए, हर वो जगह पे सैन्य लगाना पड़ता है, सेना लगाना पड़ता है, चाहे वो जल का रास्ता हो, जल मार्ग हो, स्थल मार्ग हो, हर द्वार पे, है ना। तो हर मार्ग पे के द्वार पे हमें सुरक्षा लगाना पड़ता है। तो जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ पे हुआ, बेत का बेत द्वारका, गुजरात में। हाल ही में भारत में सबसे अधिक गिद्धों की आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है। अब यहाँ पे एक देख लीजिएगा कि डाइक्लोफेनॉक के कारण गिद्धों की आबादी घट रही थी, 2006 में प्रतिबंधित कर दिया गया। ये मेडिसिन है। अब गिद्ध वगैरह जो है, ये जो है किसी भी जानवर को खाते हैं, मरे हुए जानवर को, अगर उसको कोई मेडिसिन वगैरह पहले से दिया जा रहा है, या फिर कोई भी ऐसा मेडिसिन या खाद्य पदार्थ दिया जा रहा है जिससे शरीर में जहर बना है, अब उस मांस को खाएंगे तो ये बीमार पड़ते हैं और फिर इनकी मौत हो जाती है। तो 2006 में डाइक्लोफेनॉक जो है, इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। एक पशु चिकित्सा है ना, पशु चिकित्सा मेडिसिन है, मतलब पशुओं को देने जाने वाला एक दवा है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में रोम इटली में आयोजित CBD COP16 में किस वैश्विक जैव विविधता वित्त तंत्र की शुरुआत की गई है, तो काली फंड की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब लगातार 7वीं बार कौन जीता है, तो ये जीता है इंदौर, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है, इसमें कौन जीता है, इंदौर जीता है, 7वीं बार जीत गया है। तो देख लीजिएगा बाकी का रिकॉर्ड आप, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में मध्य प्रदेश के 8वें सार्वजनिक हवाई अड्डे के रूप में किसे मान्यता दी गई है, तो ये दतिया हवाई अड्डा है। दतिया हवाई अड्डा को मध्य प्रदेश का है 8वां सार्वजनिक हवाई अड्डा के रूप में मान्यता मिली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित वन्य जीव बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में भारत में सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों की गणना किस राज्य में की गई है, तो ये पश्चिम बंगाल में की गई है।
लगातार तीसरी बार जो है सबसे अधिक 543 पक्षी प्रजाति की गणना यहाँ पे शीर्ष मतलब गणना में ये शीर्ष पे रहा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, 1068 पक्षी प्रजाति यहाँ पे दर्ज की गई है। पक्षियों की वैश्विक आबादी का दस्तावेजीकरण करना मतलब एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना, एक आंकड़ा प्रोवाइड करने के लिए ये किया जा रहा है जैविक विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? ये झारखंड है। हाल ही में 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 14वां AFA का विषय जो है ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशियन पैसिफिक था और भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश बन गया है। तो ये रिकॉर्ड आपको याद रखना है। भारत का रैंकिंग वगैरह में ये आपसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में आयोजित एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो रक्षा मंत्री जी ने किया है। 15वां संस्करण था। कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित हेलहंका एयर फोर्स स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया है। पहला संस्करण 1996 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मिस्र के बीच किस संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत राजस्थान में की गई है? तो साइक्लोन। अब देखिए मिस्त्री, साइकिल मिस्त्री के पास, जिसके पास साइकिल है साइकिल मिस्त्री के पास जाना पड़ता है ना, गाड़ी पंक्चर होगी तो आपकी, है ना। उद्देश्य क्या है? रक्षा सहयोग को मजबूत करना और विशेष बलों को इंटर ऑपरेशन ऑपरेबिलिटी में सुधार करना, मतलब एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे के काम के तरीकों से समझ पाते हैं, तो जब जरूरत होगा मतलब आपसी कोऑर्डिनेशन इनका बेहतर हो पाता है। ठीक है, इसलिए किसी भी देश के साथ या फिर आपस में भी अ, वो करते हैं, सैन्य अभ्यास करते हैं। हाल ही में लीड ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन 2024 की वैश्विक रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? ये तीसरा स्थान है। देखिए ये जो लीड ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन सर्टिफिकेट जो होता है, ये एक तरह से इंटरनेशनल मतलब क्या कहते हैं इसको, ये एक तरह से सर्टिफिकेशन है ना, प्रमाणन होता है। ये ऐसा बिल्डिंग होता है जिसमें कि किसी भी चीज का मतलब बेहतर इस्तेमाल होता है। जैसे कोई भी इक्विपमेंट है तो वो एनर्जी का एफिशिएंट इस्तेमाल करे। अगर पानी अगर उस घर में सप्लाई हो रहा है तो वो बेहतर हो, है ना, हेल्थ के मतलब ह्यूमन हेल्थ के हिसाब से बेहतर हो, ज्यादा बर्बाद ना हो। साथ में कोई भी ऐसा इक्विपमेंट ना इस्तेमाल किया जाए, कोई भी ऐसी चीज ना इस्तेमाल की जाए जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो, इन्वायरमेंट को वो उसका कुछ साइड इफेक्ट हो। ठीक है, तो पर्यावरण को ध्यान में रख के यहाँ पे सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है, चाहे बिजली हो, पानी हो, चाहे कोई भी सामान हो, सुविधा हो। ठीक है, लेकिन ह्यूमन के अनुसार वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बढ़िया होता है, ह्यूमन के लिए एकदम सही होता है। तो दोनों चीज पे बैलेंस करने के लिए ये सिस्टम है, ये सर्टिफिकेशन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लीड ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन 2024 की वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरे नंबर पे है। तो ये बढ़िया है भाई कि हम ह्यूमन और पर्यावरण दोनों को देख के चल रहे हैं। हाल ही में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। ये अकादमी भारतीय युवा और वैश्विक रोजगार अवसर के बीच में जो खाई है, मतलब युवा चाहते हैं कि रोजगार मिले और कुछ कंपनियां हैं कहती हैं कि भाई हमारे पास तो रोजगार है, हमें स्किल्ड वो नहीं मिल रहे हैं, स्टाफ नहीं मिल रहे हैं, और आदमी कहता है, युवा कहते हैं कि भाई हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको भरने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? जोमैटो, जोमैटो का नाम हो गया है अब इटर्नल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो जापान के टोक्यो में, जापान के टोक्यो में स्थापित की गई है। हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? इक्वेरियन, इक्वेरियन हो गया मालदीव। 2009 में ये शुरू हुआ था। उद्देश्य बाकी सबके जैसा ही सेम है, देख लीजिएगा एक बार। हाल ही में, अच्छा, मालदीव के साथ और कौन कौन सा अभ्यास होता है? कथा होता है, शील्ड होता है, दोस्ती होता है, याद रखेगा। अगला है, हाल ही में कहा महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है? तो ये ओडिशा में। हाल ही में पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अजमेर के राजस्थान में, याद रखिएगा। किन्नरों को अधिकार दिलाने के लिए सामुदायिक समुदाय की परंपरा और आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपने नए मुख्यालय केशव कुंज का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये RSS का है, झंडेवालान, नई दिल्ली में।
इसके प्रमुख कौन है? मोहन भागवत है। हाल ही में किसने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? भूपेंद्र यादव। ये सब समस्या कहाँ का है? अपशिष्ट वगैरह कहाँ पे, कहाँ? धरती का ही तो समस्या बना है ना, भू का, यानी कि जमीन का समस्या बना हुआ है, धरती पे समस्या बना हुआ है। तो इस तरीके से लिंक करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। हाल ही में भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में। वैश्विक वस्त्र आयोजन है ये, है ना। भारत के वस्त्र उद्योग को वैश्विक मंच प्रस्तुत कर मतलब प्रदान करने के लिए भारत में पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? सबसे पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र है ये, रीवा मध्य प्रदेश में। इसको टाइगर स्टेट कहते हैं, तो टाइगर से आपको ऐसे भी याद आ जाएगा। अब राज्य व्यवस्था के जो है क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 28-30 के आसपास है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत और किस देश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है? तो ये की है बांग्लादेश ने, और इसकी जो लंबाई है 70 से 72 किलोमीटर है। 70 से कितनी? 72 किलोमीटर है, और 99 नए स्थान इसमें जोड़े जाएंगे, मतलब 99 स्थान जोड़ेंगे इससे, और सीमा बाढ़ बनाया जाएगा। अगला जो राउंड का बैठक होगा बीएसएफ और बीजीबी का, वो 56वां होगा, जुलाई 2025 में बांग्लादेश में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ये पीयूष गोयल साहब ने किया है। थीम था इसका विकसित भारत 2047 की राह सबके लिए समृद्धि का मार्ग। उद्देश्य क्या है? वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की प्रमुख भूमिका को उजागर करना, 2047 तक भारत को शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय की द्वितीय हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट, हाल ही में चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किसने किया है? तो ये राम मनोहर नायडू ने किया है। देखिए, यात्री कैफे का, ताकि पोषण युक्त और किफायती भोजन मिल सके, है ना। और जो उड़ान है, इसकी शुरुआत की गई थी आपका इस उद्देश्य से कि हवाई यात्रा को अधिक सुलभ बनाया जाए और किफायती बनाया जाए। अब यहाँ पे खाना को किफायती और उच्च गुणवत्ता वाला प्रदान करने के लिए यहाँ पे कैफे भी बना है। तो उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन श्री राम मोहन नायडू ने किया है। उड्डयन मंत्री है ये। हाल ही में पंजाब सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में किस भाषा को मुख्य और अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए, दो चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे पंजाब हो जाएगा और एक तेलुगु भाषा को किया गया है। ठीक है, तो पंजाब में पंजाबी भाषा पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है, साथ में तेलंगाना में तेलुगु भाषा को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किसे थाने में पहली बार EFIR दर्ज की है? EFIR किस थाने में पहली बार दर्ज की गई है? तो पहला तो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है, और कुछ संज्ञेय अपराध के लिए ये प्रावधान किया गया है, ये सुविधा दिया गया है। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन खरेव याद रखना है, पुलिस स्टेशन खरेव में पहली बार EFIR दर्ज किया गया है, और जम्मू एंड कश्मीर में है ये। हाल ही में एडवांटेड असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। और यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे असम हो रहा है, तो असम में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को में इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसको बेहतर किया जा रहा है, ताकि इसकी जीडीपी को बढ़ाने का टारगेट रखा गया है 143 बिलियन तक। 2030 तक असम जो है अपने अर्थव्यवस्था को 143 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। तो इस वजह से ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बुनियादी ढांचा जो है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, व्यापार कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर करना ही होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री विश्वा शर्मा जी इस साल असम की जीडीपी की वृद्धि के बारे में बताते हैं कि 15.2% रहने का अनुमान है, मतलब हेमंत बिश्वा जी के अनुसार। ठीक है, उद्देश्य आप समझ गए कि इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, इसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है, निवेश बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है। अगला है, हाल ही में सोल लीडरशिप कनक्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? सोल कनक्लेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पहला संस्करण भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। भविष्य के नेताओं को तैयार करने के लिए ये कनक्लेव मतलब उद्घाटन किया गया, मतलब इसका जो उद्देश्य है भारत के नेताओं को तैयार करने पर केंद्रित था, है ना। चलिए, और वो अलग अलग फील्ड से होंगी, चाहे वो राजनीति से हो सकते हैं, व्यापार, खेल, मीडिया, किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्राजील किस वैश्विक संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? तो ओपेक में। ब्राजील जो है संयुक्त राज्य
संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन को मजबूत कर सके। हाल ही में किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है? तो फॉर सागर झील राजस्थान का। और साथ में किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम भी बदल के महर्षि दयानंद मेमोरियल विश्रांति कर दिया गया है। ये अंग्रेजों के टाइम का नाम है, तो भाई हम अपने देश में आजाद हैं तो हम क्यों गुलामी वाला नाम रखें, तो इस वजह से आपको याद रखना है। और ये जो झील है अंग्रेज इंजीनियर फॉय के नाम पर होगा। फॉय ने बनाया था, तो देखिए फॉय फॉय दिख रहा है आपको, फॉय फॉय का फॉय फॉय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी थिएटर में संपन्न किया है? पूर्वी थिएटर में विंड रेडर। उद्देश्य क्या है? हवाई घुसपैठ को और तेजी से तैनाती और अंतर सेवा यानी कि इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना है। कभी ऐसा जरूरत पड़ा तो कोऑर्डिनेशन रहता है, तभी तो बेहतर काम कर पाएंगे। मतलब किसी भी इंसान के साथ पहले आप काम किए रहते हैं या फिर उसके साथ टाइम स्पेंड किए रहते हैं, तो आपको उसका मेंटेलिटी समझ आता है, उसका तरीका समझ आता है। तो यही कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए अभ्यास भी किया जाता है। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में। उद्देश्य इसका पूर्व नौसेना प्रमुखों के अनुभव से लाभ उठाना है और नौसेना के नवीनतम विकास और नीतिगत पहलों का अवगत कराना है। चलिए, फरवरी 2025 में किस देश ने घृणा अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया। इसमें देखिए, अब घृणा फैलाने वाले या फिर घृणा जैसे अपराध करने वाले लोगों को 12 महीने का जेल हो सकता है या फिर 6 साल तक की भी सजा हो सकती है। तो नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता के आधार पर ऐसे भेदभाव नहीं किया जा सकता, उन पर डिस्क्रिमिनेशन मतलब अपराध नहीं किए जा सकते इन बेसिस पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप है। आरोप लगाया है इन्होंने कि आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, उनके करीबी सहयोगी इजराइल को गलत तरीके से निशाना बना रही है, इस वजह से इन पे प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके काम को इजराइल जो है काफी सपोर्ट किया है। उद्देश्य क्या है? ये देख लीजिएगा, है ना, दी हेग इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के बाद अब किसने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना है जो डब्ल्यूएचओ से अब बाहर निकलने का फैसला किया है। 15वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व फार्माकोपिया बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? नई दिल्ली करने वाला है। फार्मास्यूटिकल समरसता पर विशेष रूप से इसमें चर्चा की जाएगी। नियामक एक रूपता पर की जाएगी सार्वजनिक स्वास्थ्य पे। अब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल देखते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मेडिसिन वगैरह आएगा। मेडिसिन मतलब हेल्थ से रिलेटेड कुछ होगा। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए या फिर उस पर बातचीत करने के लिए, मतलब मुख्य उद्देश्य जो था सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी था। ठीक है, चलिए। हाल ही में ये बैठक सीधे आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुआ है, बाकी विशेष चर्चा आपसे नहीं पूछी जाएगी। वैसे एक बार पीडीएफ है तो आप उसको डाउनलोड करके जरूर रिवाइज कीजिएगा। हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया है? तो कर्नाटक हो गया है। ठीक है, हाल ही में कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग। हाल ही में 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों को प्रतिबंधित कर दिया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। ट्रंप का कहना है कि भाई महिला नो मेन इन वीमेन स्पोर्ट्स, है ना, इसके तहत ट्रांसजेंडर को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर हुआ है? अमेरिका। कौन सा देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाल शोषण उपकरणों को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? ये है ब्रिटेन। इस समस्या से 5 लाख के आसपास जो है बच्चे मतलब इस समस्या से जूझ रहे हैं, है ना, तो इसलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया है। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया में अपना विकास कार्यक्रमों को बंद करने का फैसला किया है? तो यह है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी? राजस्थान सरकार। अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन करवाएगा तो उनको 10 साल तक की सजा हो सकती है। हाल ही में अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित कर रहा है? तो अमेरिका जो है ग्वांतानाबो बे क्यूबा में, क्यूबा के ग्वांतानाबो बे में करने वाला है। ये प्रवासी बंदी गृह की स्थापना करने वाला है, अवैध प्रवासियों को हिरासत में रखने के लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल गठित की है? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हर्ष
कुमार है, न्यायमूर्ति, है ना? तो महाकुंभ में लोग हर्ष यानी कि खुशी-खुशी गए थे कि भाई धर्म मतलब धर्म करके आएँगे, महाधर्म हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएँगे। खुशी-खुशी गए थे लेकिन वहाँ पे गम की घटना घट गई, तो आपको याद रखना है हर्ष, हर्ष नाम है उनका। हाल ही में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा हमारा भारत। विषय क्या है? सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ होगा? तो अबू धाबी। देखिए, सीना यहाँ पे हो रही है, अम्मी की बात, यहाँ पे अब्बू है। अब्बू हो अम्मी हो, उनके सीने में कौन बसते हैं? आप बसते हैं भाई, अपना लाडला बसता है, मतलब बच्चे बसते हैं। ठीक है, चलिए अब योजना हम देख लेते हैं। यहाँ पे हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय स्थिरीकरण स्थिरता में हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 साल का ब्लू वीजा पेश किया है? तो 10 साल का ब्लू वीजा कौन पेश किया है? संयुक्त अरब अमीरात। ये क्या करता था? संयुक्त अरब अमीरात जो है ब्लू वीजा प्रणाली, इसका पहला चरण पेश किया था। पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले लोगों को 10 साल का रेसिडेंस मतलब प्रदान करता था, जो पर्यावरण स्थिरता में योगदान देते थे। अब जो है इसको बंद कर दिया है। अच्छा, पर्यावरणीय स्थिरता देने के लिए अच्छा, इसको शुरू किया है अभी, सॉरी। हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को 10 साल का ब्लू वीजा, जो भी पर्यावरण स्थिरता में योगदान देते थे उनको 10 साल का रेसिडेंसी वीजा प्रदान किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू किया है? तो ये हरियाणा हो जाएगा। उद्देश्य इसका गवाहों को सुरक्षा देने के लिए और उनकी खतरा की गंभीरता को देखते हुए इसको ए बी श्रेणी में भी बांटा गया है, क्योंकि कुछ वो होता है ना कि यहाँ पे जो गवाह होते हैं उनको ही खतरा होता है भाई, गवाही देने वाले हैं तो उनको उड़ा दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है, तो उनके खतर मतलब उनके खतरा के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने नयनामृतम हाल ही में किस राज्य सरकार ने नयनामृतम 2.0 नामक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है? तो ये नेत्र जांच पहल शुरू किया है केरल ने। दुनिया का पहला ऐसा सरकारी एआई संचालित नेत्र जांच कार्यक्रम है, जिसमें काला मोतिया हो गया या डीआर हो गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी, इन सब बीमारियों का जांच किया जाएगा। हाल ही में किस संगठन में यूपीआई आधारित बीमा भुगतान के लिए बीमा एएसबीए की शुरुआत की गई है? तो भारतीय बीमा नियामक यानी कि इरडा, है ना? हाल ही में गुजरात सरकार ने किस योजना के तहत 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए पहल शुरू की है? तो जी सफल, गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज ऑफ ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड, विशेष करके जो महिलाएं हैं उन पे इसमें जोर दिया गया है और इनको आत्मनिर्भर बनाने पे जोर दिया गया है। ये कहाँ का है? गुजरात का है। तो भूपेंद्र पटेल जी जो है, इनके नेतृत्व में इस योजना की शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है, विशेष करके महिला है, उनको आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। किस राज्य सरकार ने विकसित गांव योजना शुरू की है? तो विकसित गांव योजना शुरू की है ओडिशा ने। अब इसको लिंक कर सकते हैं, हाँ, विकसित गांव भाई, जैसे पंजाब वगैरह का जो गांव होता है ना, वो काफी विकसित होता है, मतलब खेती बाड़ी वहां पे अच्छी होती है, किसान भी बड़े मजबूत होते हैं, मतलब अच्छे पैसे वाले होते हैं। तो वो क्या करेंगे भाई, ऑडी वाडी तो लेके चलेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, डिश खाएंगे। मैं हमेशा ओडिशा को या तो ऑडी गाड़ी से या फिर डिश से रिलेट करती हूँ। तो भाई जो विकसित गांव वहाँ होगा, वहां के लोग अच्छे अच्छे डिश खाएंगे, या फिर गांव वाले जो होंगे खेती बाड़ी करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे और ऑडी लेके घूमेंगे, पंजाब वगैरह के जो किसान होते हैं उनकी तरह। तो विकसित गांव योजना ओडिशा का है। ठीक है, अच्छा, इस योजना के लिए 5,000 करोड़ का बजट पास किया गया है और लक्ष्य रखा गया है कि 60,000 गांव को विकास करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मना मित्र नामक व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस सेवा शुरू किया गया है? देखिए, ये जो व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस सेवा है ना, ये राज्य के जो सेवा है, जो भी सेवा दिया जा रहा है, जो भी योजना वगैरह है, या फिर जो भी आम पब्लिक को सेवा दिया जा रहा है, उस तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए, उनसे रूबरू कराने के लिए, उसका फायदा पहुंचाने के लिए ये शुरू किया गया है। तो मना मित्र जो है नामक व्हाट्सएप एक आधारित गवर्नेंस सेवा है, कहाँ का शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश। अब देखिए, मित्र बन के अंधेरा दूर करेगा, है ना? मित्र बन के जो, जैसे कुछ लोगों को योजनाओं के बारे में पता ही नहीं होता है, तो
मतलब अंधकार में रहते हैं। जिस चीज की जरूरत है वो सरकार पूरी कर रही होती है, लेकिन उनको जानकारी नहीं होता है, तो इस अंधेरे से बाहर निकलने में ये मन्ना मित्र जो है मदद करेगा। क्या है ये? मन्ना मित्र नामक एक अनोखा व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवा शुरू की गई है। नागरिक 161 सरकारी सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। दूसरे चरण में 360 अतिरिक्त सेवाएं जोड़ी जाएंगी इसमें, पहले चरण में 161 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश। अब देखिए साइंस एंड टेक्स से जो क्वेश्चन है वो भी लगभग 25-26 के आसपास है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसे भारतीय नौसेना ने हेलीकॉप्टर से दागा? अच्छा, ये बात किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है जिसे भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर से दागा गया है? तो ये है नेवल एंटी शिप मिसाइल। नेवल एंटी शिप मिसाइल जो है इसको भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर से दागा गया है। सफल परीक्षण हुआ है इसका एंटी नेवल शिप का। पहला स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल है, सफल परीक्षण हुआ है, तो बड़ी खुशी की बात है। इसको बनाया कौन है? तो परीक्षण इसका डीआरडीओ किया है और भारतीय नौसेना के संयुक्त प्रयास से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर जल संशोधन संसाधनों को मैप करने के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा किया है लूनर टेल ब्लेजर। लूनर ट्रेल ब्लेजर जो है ये उपग्रह लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। चंद्रमा पर जल कितना है, कहाँ है, कैसे है, उसका पता करेगा। ठीक है, लूनर ट्रेवलर एक छोटा सा उपग्रह है जिसमें जल संसाधन की पहचान करेगा, मानचित्रण करेगा। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया है। ये जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल की संभावित बर्फ जमाव का अध्ययन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक कहां लॉन्च किया गया है? आईआईटी मद्रास, तमिलनाडु में। तो भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में किया गया है। हाइपर लूप प्रणाली क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय उत्तोलन, मतलब स्पीड बढ़ाने का कोर्स, इसमें स्पीड बढ़ाने का ये एक प्रणाली है। विद्युत चुंबकीय उत्तोलन पॉड्स का उपयोग किया जाता है इसमें, है ना, ताकि कम टाइम लग सके। तो इसकी अधिकतम गति जो है 1200 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, जिससे दिल्ली, जयपुर और बेंगलुरु, चेन्नई की यात्रा 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो टाइम बचेगा स्पीड बढ़ा के। ठीक है, तो ये हाइपरलूप प्रणाली होता ही है स्पीड बढ़ाने के लिए। तो कहाँ पे ये लॉन्च किया गया है? आईआईटी मद्रास, तमिलनाडु, है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किस मिशन के डेटा डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया है? तो हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने किस मिशन डेटा का, अच्छा, चंद्रयान 3 के डेटा का उपयोग करके दक्षिण ध्रुव का पहला विस्तृत वैज्ञानिक मानचित्रण तैयार किया गया है। चंद्रयान डेटा का प्रयोग करके दक्षिण ध्रुव का पहला विस्तृत मानचित्रण तैयार किया गया है। ये जो है चंद्र सतह की स्थलाकृति, गड्ढों के निर्माण, भूवैज्ञानिक इतिहास को स्पष्ट करता है, बताता है इसके बारे में। हाल ही में नासा किस मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वैज्ञानिक अध्ययन करने जा रहा है? नासा की बात हो रही है, तो इनेथा मिशन के तहत। ये दूसरा चंद्र मिशन है इसका, है ना। इथे इथेना मिशन टेक्सास स्थित इन्यूटिव मशीन्स का दूसरा चंद्र मिशन है, जो 26 फरवरी 2025 को लॉन्च किया जाएगा और मिट्टी की रासायनिक संरचना का अध्ययन किया जाएगा और ऊपरी सतह की खोज की जाएगी। ठीक है, स्पेस एक्स फाल्कन 9 के जरिए कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसको प्रक्षेपित किया गया है। इसका लैंडिंग स्थल जो है मोन्स मुटन चंद्र दक्षिणी ध्रुव होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना सेट 10R संचार उपग्रह को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है? तो ये है लॉन्ग मार्च 3B। लॉन्ग मार्च 3B से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो चीन के बाद भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो पहला नंबर पे कौन है? चीन है। अब ये जो प्रणाली है लाइसेंसिंग प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और कुशल बनाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो बृहद आर्थिक और वित्तीय डेटा का आसान पहुंच प्रदान करेगा? तो ये है आरबीआई डेटा। आरबीआई डेटा एक भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित बृहद आर्थिक और वित्तीय डेटा तक आसान पहुंच बनाएगा। मतलब
एक जगह ये इकट्ठा डेटा मिलेगा, तो जिस रिसर्च करने वाले स्टूडेंट होंगे या फिर कोई भी रिसर्चर होगा, तो उनको इकट्ठे एक जगह डेटा मिल पाएगा, उससे हम उस डेटे का इस्तेमाल कर पाएंगे अपने रिसर्च में। ठीक है। हाल ही में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो ये बेंगलुरु महादेवपुरा में गूगल जो है भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस खोला है। अनंत, उसका नाम क्या है? अनंत। कहाँ खोला है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु के महादेवपुरा में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा बना है जिसने वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर हाल ही में भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा बना है जिसने वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं का संग्रह और निपटान करने के लिए इन प्राउड पहल शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। वैसे है कौन? तो ये है केरला, है ना। करेला जो है, मेडिसिन से बात हो रही है ना, तो करेला क्या दवा ही होता है ना, शुगर पेशेंट को या फिर ऐसे भी करेला अच्छा होता है। तो 21 टन अनुपयोगी मतलब बिना काम की दवाएं को नष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस संस्थान के सहयोग से दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सचर विकसित किया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सचर विकसित करने वाला CMTI यानी कि केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क की AI कंपनी XAI द्वारा किस नए AI चैटबॉट का अनावरण किया गया है जिसे अब तक सबसे स्मार्ट AI बताया जा रहा है? ये है आपका ग्रॉक 3। याद रखिएगा, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये ग्रॉक 3 है जो सबसे स्मार्ट AI माना जा रहा है, चैटबॉट है ये। इस लॉन्च इवेंट को लगभग 1 लाख दर्शकों ने देखा है। ग्रॉक 3 की क्षमता और विकास प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। ग्रॉक 3 के लिए ये जो 122 दिनों में 1 लाख GPUs स्थापित किए गए। GPUs का मतलब होता है कि जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, क्या कहते हैं लैपटॉप में, और वैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है क्या बोलते हैं कंप्यूटर वगैरह में, उसी तरीके से ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये वीडियो हुआ या कोई भी मतलब इमेज वगैरह को ये प्रोसेस करता है, एनालिसिस करता है, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन करता है, तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट हो जाता है। तो इसका रिकॉर्ड बन गया है 122 दिन में 1 लाख GPUs स्थापित करने का। ये सबसे इंटेलिजेंट AI माना जा रहा है, चैटबॉट है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म खोजा गया है? तो सबसे प्राचीन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चीन है, एक लाइन में याद करके आगे बढ़ सकते हैं हम। IIT मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एरोस्पेस गुणवत्ता वाले सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? तो आइरिस है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इसराइल ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो यशस कर दिया है, यशस। यशस प्रशिक्षण के बाद क्या बन जाएगा? HJT जो है यशस बन गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने किसका AI संचालित होलोग्राफिक अवतार लॉन्च किया है? तो ये अमिताभ बच्चन का। मुंबई के जुहू में ये लॉन्च किया गया है, 5 और शहर में विस्तारित इसको किया जाएगा। अगला है, हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो ये IIT मद्रास है जो भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कैंसर विशिष्ट बायोमार्करों का पहचान करना और स्तन कैंसर का शीघ्र पता करना, ताकि मतलब कैंसर ऐसी बीमारी है, अगर इसको शुरुआत में ही पकड़ लिया गया तब तो इलाज हो जाता है, नहीं तो सेकंड थर्ड स्टेज में ये ज्यादा खतरनाक बन जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ही ये बनाया गया है, ठीक है, पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है, चिप डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो चिप डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?
किया जाएगा तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। भाई महाराष्ट्र वालों को ज्यादा आर्टिफिशियल चीजें वहां पे दिखते हैं, सब आर्टिफिशियल ही दिखता है, जितनी हीरोइने हीरो सुंदर दिखते हैं, एक्शन में वगैरह दिखता है तो सब आर्टिफिशियल। तो आपसे पूछे कि पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? महाराष्ट्र को है, फिल्म इंडस्ट्री को। ठीक है, ऐसे रिलेट करेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है? तो हम लोग बन गए हैं। देखते हैं, हर आदमी के पास फोन है भाई, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता कौन बन गया है? हम। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे हमारा चाइना है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में मिचिबिकी 6 नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया है? यह है जापान। उपग्रह को लॉन्च किया है तो सेंटर से। अच्छा, ये जो है इसका काम क्या है? तो ये प्रणाली अमेरिकी जीपीएस की पूरक होगा, मतलब उसका उसके जगह पे ये इसका काम कर सकते हैं, विभिन्न उपकरणों के लिए ये स्थिति में सुधार काम का काम करेगा। ठीक है, तो जीपीएस का ये पूरक माना जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जापान का है मिचिबिकी 6 नेविगेशन उपग्रह। नेक्स्ट है, किस देश ने एतेमाद और गद्दर 380 नामक मिसाइलें लॉन्च की है? तो ये गद्दर करने का किसका मर्जी है भाई, मन है? तो ईरान है, इसने किया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने ऑन्कोसैरकियासिस को पूरी तरह से समाप्त करने की उपलब्धि हासिल की है? तो डब्ल्यूएचओ ने बताया है इसके बारे में कि यहाँ पे मतलब अफ्रीका का देश है नाइजर, जहां पे कि ऑन्कोसैरकियासिस पूरी तरह से समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन किस कंपनी ने विकसित की है? तो टाटा स्टील ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने महिलाओं में सबसे अधिक स्पेस वॉक समय का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएंगी सुनीता विलियम्स, जिन्होंने स्पेस में सबसे लंबे टाइम तक इसको वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये 9वां स्पेस वॉक है उनका, और 62 घंटे और 6 मिनट का स्पेस वॉक समय पूरा कर पैगी विटसन का 60 मिनट 21 घंटे का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो पैगी का चलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने। पैगी का पैर से चलने का रिकॉर्ड, ऐसे कर लीजिएगा, वॉक है ना तो पैर से जोड़ लेते हैं, पैगी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने 62 घंटे 6 मिनट तक स्पेस वॉक करके। ठीक है, नासा की ऑल टाइम स्पेस वॉक सूची में चौथे स्थान पर है ये। थोड़ी भारतीय मूल की है, इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खेल कूद की बात करें तो हाल ही में 2025 खेल कूद में भी आपको 22-23 क्वेश्चन है। हाल ही में 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष खिताब किसने जीता है? ये पंकज आडवाणी। जहां पे स्नूकर आ गया ना तो बस समझिए कि यही जीतेंगे। बस देख लीजिएगा कि ये नेशनल है, इंटरनेशनल है, या फिर क्या है। भाई नेशनल उशनल में नहीं खेलते ये, है ना, मतलब नेशनल खेलते हैं लेकिन जो बड़ा अवार्ड, बड़ा जो चैंपियनशिप वगैरह होता है, जो कंपटीशन होता है उसी में। ठीक है, तो बस देख लीजिएगा कि ये बड़े लेवल का है, मतलब समझ लीजिए कि स्नूकर के नाम पे पंकज आडवाणी, है ना। तो 2025 का एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने, और 14वीं एशियाई खिताब ये जीत गए हैं। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने लगातार दूसरी बार आईएसएल विनर्स शील्ड जीतकर इतिहास रच दिया है? तो आईएसएल विनर्स शील्ड का खिताब कौन जीता है भाई? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट। और इसी के साथ जो है ये एएफ सॉरी हाँ एएफसी चैंपियनशिप लीग में सीधे प्रवेश कर चुका है। तो मोहन बगान के का ये रिकॉर्ड याद रखिएगा। मोहन बगान सुपर जॉइंट जो है 23 फरवरी 2025 को सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में ओडिशा के एफसी को 1-0 से हरा के जीत हासिल करी है, और इसी के साथ एफसी चैंपियनशिप लीग दूसरे में सॉरी प्रवेश कर गया है। तो एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, याद रखिएगा, है ना। हाल ही में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले विराट कोहली बन गए हैं। 287 पारी में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, जबकि सचिन तेंदुलकर जो है 350 में किया था। कुमार संगकारा का 378 पारी में हुआ था। ये रिकॉर्ड क्रिकेट से इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना, क्रिकेट के रिकॉर्ड पूछे जाते हैं आपसे। चैंपियनशिप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान के दौरान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये रिकॉर्ड उनका बना है। कोहली जो है 100 रन 91 वनडे बना, अच्छा, इस मैच में 100 रन 91वां वनडे शतक हो गया है इनका, 100 रन बनाया है इन्होंने। ठीक है,
इनका वनडे में कितना हो गया है? वनडे में 51 हो गया है शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज 200 विकेट वनडे विकेट लेने वाले कौन गेंदबाज बन गए हैं? तो ये मोहम्मद शमी है। ठीक है, वनडे विकेट 200 सबसे क्या कहते हैं, सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? वनडे ये बन गया, शमी बन गए। 200 विकेट इन्होंने पूरा किया है 110 मैच में। अजीत अगरकर का 133 मैच में था, तो ये रिकॉर्ड टूट चुका है यहाँ पे। आईसीसी वनडे टूर्नामेंट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट 60 लेने वाले गेंदबाज हैं ये। जहीर खान का कितना था? 59 विकेट का रिकॉर्ड था। वनडे में 200 प्लस विकेट लेने वाले 8वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में 11,000 रन पूरा करने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा है। 261 पारी में इन्होंने पूरा किया है। 270 पारी में 11,000 रन इन्होंने बनाया है। 270वें मैच में इन्होंने 11,000 ये रन बनाया है 261 पारी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? इंडोनेशिया। 2027 में होने वाले पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी कौन देश करेगा? तो 2027 में पहला जो ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम होगा उसकी मेजबानी सऊदी अरब करेगा। उद्देश्य क्या है इसका? स्पोर्ट्स पारंपरिक खेलों के बीच में संबंध को मजबूत करना। हाल ही में संपन्न 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों 2025 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ये है चीन। चीन जो है 85 पदक इसको मिला है। 32 गोल्ड है, 27 रजत है, 26 कांस्य है। ऐसे थोक भाव में मिला है, तो इस वजह से ये एशियाई शीतकालीन खेल में नंबर 1 है। 2029 का आयोजन कहाँ पे होगा? न्यूम सऊदी अरब में होगा। पहली बार पश्चिमी एशिया में होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे याद कर लेना है स्टार मार्क देके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एथलीट ने बार्सिलोना में हाफ मैराथन का नया रिकॉर्ड बना दिया है? तो जैकब किपलिनो है, जो 56 मिनट 52 सेकंड में ये रिकॉर्ड बना दिए हैं। ठीक है, युगांडा के हैं ये। 2024 में बने योसिमो केजेलचा के पिछले रिकॉर्ड को 48 मिनट में जो बना था उसको इन्होंने 48 सेकंड से तोड़ दिया है। ठीक है, 48 सेकंड पहले इन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया। तो किसका तोड़ा है, किसका बनाया है, किस देश के हैं, ये सब याद रखना। हाल ही में शोहेल अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाले किस देश के पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? है ना, तो ये अपने सहेली के साथ मिलके ऐसे क्रिकेट में होता है भाई भ्रष्टाचार। तो बांग्लादेश की है। तो बांग्लादेश की मतलब ऐसे बांग्लादेश को हम कैसे रिलेट करते हैं? बगल वाले। तो हमारे बगल वाले देश की जो है ना, अपनी सहेली के साथ मिलके क्या कर रही थी? क्रिकेट में भ्रष्टाचार फैला रही थी भाई, भ्रष्टाचार। शोएब अख्तर पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर। आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के कारण 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। 2023 महिला टी20 विश्व कप में मैच फिक्सिंग का इन पे आरोप है। ठीक है, तो अपनी सहेली के साथ सहेली के साथ मिलकर क्या कर रही थी? हमारे बगल की जो सोहेल सहेली है ना, वो अपनी सहेली के साथ मिलकर मैच फिक्स कर रही थी। ठीक है, चलिए पैरा आर्चरी एशिया का 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो थाईलैंड ने की है। पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 की मेजबानी थाईलैंड। हाल ही में 39th राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो 39th वाला जो है मेघालय करेगा। 38वां कहां पे 2024 में? मेघालय में हुआ है ना। और 39 कहां पे होगा? मेघालय। 38वां यहाँ पे। अच्छा, राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किसको सौंपा है? 40वां। ठीक है, 48वें खेलों का समापन समारोह में इसको मेघालय को सौंपा गया। ठीक, यहाँ पे 23-24 वाला रिकॉर्ड भी आपको ध्यान रख लेना है। उत्तराखंड के बाद मेघालय। उत्तराखंड में जो समापन हुआ वहां पे इसको मेघालय को दे दिया गया। तो बस एक पहले वाला एक बाद वाला याद रखना है। उत्तराखंड वाला याद रखेगा, और अभी आपका 39 वाला 27 में होगा मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किरियन जैकेट ने। हाल ही में किसने 91वां बिलियर्ड्स और स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 36वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और 10वां स्नूकर खिताब जीता है? तो ये पंकज आडवाणी है ना। मध्य प्रदेश इंदौर में आयोजित हुआ था। हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरा सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने गए हैं? तो रोहित शर्मा बने गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ कटक में इन्होंने ये शतक बनाया, ये रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को। अब कहां जाएगा बेचारा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट
में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो रविंद्र जडेजा। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने पहले वनडे में उपलब्धि हासिल करी है ये वाली। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष कबड्डी उत्तर प्रदेश की जो पुरुष कबड्डी टीम है ना, वो टाइटल जीत चुकी है। ये पूरा रिकॉर्ड आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। इसमें नंबर 1 कौन रहा था? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड से ना 68 गोल्ड मिला था, 26 रजत मिला था, 27 कांस्य मिला था, टोटल 121 गोल्ड के बेसिस पे देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? किस देश में किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा। शुभंकर इसका भिन्न भिन्न होने वाला है। नारा क्या रहेगा? सर्दी का सपना, एशिया के बीच प्यार। पहला एशियाई शीतकालीन खेल 1996 में जापान के साप्पोरो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कुन्नमकुल्लम, जो कुडनकुलम है ना, उसको कुन्नमकुलम लिखा हुआ है, कुडनकुलम, केरल में। हाल ही में टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। और हराया किसको है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड चैंपियन जो बने हैं, अभी सबसे कम एज के वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं डी गुकेस, है ना, डी गुकेस को लीड्स ट्राइबेकर में ही इन्होंने हराया है। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 महिला G20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा के जीत गया है। मलेशिया में आयोजित हुआ था, बस इतना ही याद रखना है आपको। हाल ही में तेजस सिरशे ने किस एथलेटिक्स इवेंट में अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो तेजस सिरशे फ्रांस के वैल डी रुइल में आयोजित हुआ था मतलब फ्रांस में आयोजित हुए इस इवेंट में इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो ये देखना है आपको, पुरुष की 60 मीटर बाधा दौड़ 7.64 सेकेंड के समय लेकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, अपने ही रिकॉर्ड का बराबरी किया है इन्होंने। तो इस तरीके से आपका जो 191 क्वेश्चन था हम कंप्लीट कर चुके। ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी आपको ई बुक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ में जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।